हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज मधुलिका, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री एट रेजोनेंस कोटा। आज की मास्टर सीरीज के सेगमेंट में हम कवर करेंगे चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, जो फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है और क्वाइट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्या होता है केमिकल काइनेटिक्स, क्या क्या टॉपिक्स हम इसमें पढ़ने वाले हैं, लेट्स हैव अ ओवरलुक। ये है हमारे कंटेंट्स की ओवरलुक। इनिशियल पार्ट में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, देन नेक्स्ट सेगमेंट में हम पढ़ने वाले हैं रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस की रेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें हम एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट को पढ़ेंगे, रेट लॉ, रेट कांस्टेंट के बारे में भी जानेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलैरिटी, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस जिनमें हम जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस पढ़ेंगे। साथ में ही हम इसमें कवर करेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस और फर्स्ट ऑर्डर गैसियस रिएक्शंस भी। हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है, जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ और फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ को डिराइव करेंगे। देन द इम्पॉर्टेंट सेगमेंट टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट कांस्टेंट, आर्हेनियस इक्वेशन और उसका कोरिलेशन टेम्परेचर के साथ हम देखेंगे, और लास्ट में हम लेंगे एक आइडिया कोलिजन थ्योरी का। सो लेट्स स्टार्ट इट। केमिकल काइनेटिक्स। देखिए स्टूडेंट, केमिकल रिलेटेड आपको अपना भी पता चल रहा है कि इट इज रिलेटेड टू रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस की काइनेटिक्स, काइनेटिक जो वर्ड है वो आया है हमारे पास काइनेसिस वर्ड से, जो है एक वर्ड जिसका मीनिंग है मूवमेंट। ओके, तो केमिकल रिएक्शंस की जो मूवमेंट है उसको हम स्टडी करते हैं स्पेशल ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में, जिसे हम केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रिएक्शन रेट्स एंड देयर मैकेनिज्म। साथ में अगर मैं डालना चाहूँ तो इसमें एक वर्ड और डाल सकती हूँ, द फैक्टर्स विच गवर्न दिस मैकेनिज्म। तो रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, उनके मैकेनिज्म और उनको गवर्न करने वाले फैक्टर्स को जब हम स्टडी करते हैं, वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है हमारी केमिकल काइनेटिक्स। ओके, तो जनरली अगर आप देखोगे डियर स्टूडेंट्स, तो केमिकल काइनेटिक्स को हम रेट्स के बेसिस पे, रेट्स मतलब स्पीड्स के बेसिस पे केमिकल रिएक्शंस को हम जनरल ओवरव्यू करें तो कुछ रिएक्शंस होती है बहुत फास्ट, वेरी फास्ट। कौन सी रिएक्शंस होती है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होती हैं। AgNO3 के साथ आपने NaCl डाला, इंस्टेंटेनियसली वो रिएक्शन हो जाती है और आपको AgCl का प्रेसिपिटेट मिल जाता है। कुछ रिएक्शंस होती हैं वेरी स्लो, जो होती तो हैं बट हमें कहीं होती हुई दिखती नहीं है, हमें लगता नहीं कि वो हो रही है। कैसी रिएक्शन? वो एग्जाम्पल होता है हमारे पास रस्टिंग, बहुत धीरे प्रोसेस है बट अल्टीमेटली वो होती है। इसी तरीके से यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया था कि AgNO3 प्लस NaCl हम करेंगे तो AgCl का जो प्रेसिपिटेशन है वो हमारी जो आयनिक रिएक्शंस है वो वेरी फास्ट रिएक्शंस की कैटेगरी में आएंगी। अगर हम रस्टिंग की बात करें तो वेरी स्लो रिएक्शन की कैटेगरी में आएगी। और इन दोनों के बीच का एक केस आता है मॉडरेट स्पीड वाली रिएक्शंस, जिसमें हम इन्वर्जन ऑफ शुगर ले सकते हैं, है ना। और भी बहुत सारी रिएक्शंस, जनरल रिएक्शंस जो हैं, जो मॉडरेट स्पीड पे रूम टेम्परेचर पर होती हैं। तो इस तरीके से ब्रॉड एस्पेक्ट करते हैं। अब इन रिएक्शंस की जो रेट है हमने कैसे मेजर की, रेट को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, क्या उनकी यूनिट्स होती हैं, उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि केमिकल रेट होती क्या है। कि केमिकल काइनेटिक्स में रेट टर्म से मतलब क्या है। तो देखिए, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज जनरली is termed as change in concentration। चेंज इन कंसंट्रेशन किसकी हो सकती है? वो या तो रिएक्टेंट की हो सकती है या प्रोडक्ट की हो सकती है, पर यूनिट टाइम। टाइम के साथ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो चेंज होता है उसे हम बोलते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो रेट को हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें तो रेट इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम T2। अगर आपके पास कोई रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, ये हमारे पास एक रिएक्शन है। तो अगर मैं इसके लिए रेट निकालना चाहूँ तो A रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन T2 टाइम पे और A रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन T1 टाइम पे, एक टाइम इंटरवल में, इनिशियली और फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल T2 माइनस T1, या मैं बोल सकती हूँ रेट इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन। देखिए ये जो डेल साइन है वो शो कर रहा है चेंज को, और स्क्वायर ब्रैकेट में हम शो करते हैं कंसंट्रेशन, आपको पता ही है। तो रेट इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर द चेंज इन टाइम। यहाँ पर हमने ए जो लिया है वो रिएक्टेंट भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है, चेंज इन कंसंट्रेशन हमने लिया है।
ए का जो हमने सिंबॉलिक रिप्रेजेंट दिया है वो है कंसंट्रेशन ऑफ ए इन मोल पर लीटर एंड ए इज इधर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। यहाँ हमारे केस में हम इसको रिएक्टेंट बोल सकते हैं। तो अगर हम रेट की बात कर रहे हैं तो रेट के भी हमारे पास दो टाइप है। पहला टाइप हम लेते हैं एवरेज रेट। ओके, एवरेज रेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक जनरल रिएक्शन है तो रिएक्टेंट इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, आर इज कन्वर्टिंग इनटू पी। आर आपका रिएक्टेंट है और पी है प्रोडक्ट। अगर मैं T1 टाइम पे ले रही हूँ तो R जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसको मैं R1 बोलूंगी और उस समय प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को मैं P1 से रिप्रेजेंट करती हूँ। T2 टाइम पर एक टाइम इंटरवल के बाद मैंने फिर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन को मेजर किया कि कितना रिएक्टेंट यूज हुआ, उसे मैंने कहा R2 और कितना प्रोडक्ट बन गया उस समय तो P2। तो T2 टाइम पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन R2 एंड P2। टाइम इंटरवल आ गया हमारा T2 माइनस T1। तो अगर मैं अब चेंज इन कंसंट्रेशन निकालना चाहती हूँ तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या आएगा? R2 माइनस R1। इसी तरीके से चेंज इन कंसंट्रेशन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट तो P2 माइनस P1। कंसंट्रेशन एट T2 टाइम पे जो P2 थी और T1 टाइम पे जो P1 थी। तो चेंज इन कंसंट्रेशन हमने ऐसे लिख लिया। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ R। अब जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है, अगर हम रिएक्टेंट की टर्म में देना चाहते हैं तो हमें पता है रिएक्टेंट्स टाइम के साथ में क्या होते हैं? कंज्यूम हो जाते हैं, डिसअपियर होने लग जाते हैं। तो हम रिएक्टेंट्स की टर्म में देते हैं तो हम लेते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ R। क्या बोलेंगे? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ R ओवर द टाइम टेकन। ये जो माइनस साइन है दैट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा R ओवर डेल्टा T। ये माइनस साइन किसको शो कर रहा है? ये माइनस साइन शो कर रहा है डिक्रीज इन कंसंट्रेशन को और डिसअपियरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को। यही अगर मैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की टर्म में रेट को मेजर करती हूँ, इफ आई एम मेजरिंग द रेट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट तो मैं क्या लिखूंगी? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ P। इट मीन्स इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ टाइम, क्योंकि टाइम कंसंट्रेशन ऑफ P, क्योंकि टाइम के साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। इट विल शोन एज विद द साइन प्लस। यहाँ जो प्लस साइन है वो किसको शो कर रहा है? इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो प्लस डेल P ओवर डेल T। क्लियर है? देखिए चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर टाइम ही है, बट अगर वो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की है तो हम साथ में माइनस साइन लगा रहे हैं क्योंकि रिएक्टेंट कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम हो रही है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ रही है। तो ये आपके पास अगर हम रेट को एवरेज रिप्रेजेंट करते हैं तो ये जो एक्सप्रेशन है वो है रेट एवरेज। इसलिए हम इस तरीके से बोल सकते हैं रेट एवरेज इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये देखिए रेट R एवरेज, रेट एवरेज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा R ओवर डेल्टा T इक्वल टू प्लस डेल्टा P ओवर डेल्टा T। ये आ गया हमारा एवरेज रेट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, अभी हमें इसी की बात करें या रेट ऑफ रिएक्शन का जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है तो आप देख रहे हैं वो क्या है? कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर चेंज इन टाइम। तो रेट को हम ले लेंगे कंसंट्रेशन ओवर टाइम या कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स। कंसंट्रेशन की SI यूनिट हमारी है मोल पर लीटर और टाइम की SI यूनिट हमने ली सेकेंड इनवर्स। तो हमारे पास यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगी? मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्वाइट इंपॉर्टेंट। अगर हमने गैसियस रिएक्शन को कंसीडर किया है, गैसियस रिएक्शन के केसेस में हम कंसंट्रेशन की जगह पार्शियल प्रेशर यूज करते हैं। तो अब हमारी कंसंट्रेशन टर्म में क्या आ जाएगा? एटमॉस्फेयर। सो फॉर द गैसियस रिएक्शंस यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विल बी एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। गॉट इट? नेक्स्ट मूव करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट पे। इंस्टेंटेनियस रेट क्या होती है? देखिए अभी हमने एवरेज रेट देखी। एवरेज रेट हमेशा टाइम इंटरवल के बीच में ही जो चेंज इन कंसंट्रेशन है उसको मेजर कर सकता है, बट अगर हमें किसी पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे रेट को मेजर करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। तो इट इज द एक्सप्रेशन विच expressing the rate at a particular moment of time, particular instant of time, then we are saying it instantaneous rate.
कैसे ऑब्टेन करते हैं? इसे हम ऑब्टेन करते हैं बाय द कंप्यूटिंग ऑफ स्लोप और लाइन टेंजेंट टू द कर्व अगेंस्ट कंसंट्रेशन एंड टाइम। कंसंट्रेशन और टाइम का जो कर्व हम लेंगे उस पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उसके स्लोप से हमें इंस्टेंटेनियस रेट मिलेगी। अभी मैं वो दोनों कर्व आपको दिखाती हूँ। तो सिंपली हम देखते हैं कि इट इज ऑब्टेन व्हेन वी कंसीडर द एवरेज रेट। हम ले एवरेज रेट ही रहे हैं, पर हम टाइम इंटरवल को क्या कर रहे हैं, बिल्कुल स्मॉल कर रहे हैं। इनफाइनाइट सिमली स्मॉल टाइम इंटरवल में हम कंसंट्रेशन को मेजर कर रहे हैं, चेंज को मेजर कर रहे हैं। व्हेन डेल टी अप्रोचेस ऑलमोस्ट जीरो, आपका टाइम इंटरवल क्या हो गया, ऑलमोस्ट जीरो हो गया है, देन वी आर टर्मिंग आर इंस्टेंटेनियस इक्वल टू माइनस डी आर ओवर डी टी। ये आपके पास जो एक्सप्रेशन है इसको हम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन भी बोलते हैं, डिफरेंशियल रेट। ओके, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर चेंज इन टाइम है, बट कब है, व्हेन डेल टी इज अप्रोचिंग जीरो, बहुत कम है। इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट है इसलिए माइनस साइन है, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट होगा तो डीपी ओवर डी। ओके, अब देखते हैं कि हमारे पास ये ग्राफ्स कैसे आते हैं, उससे रेट एवरेज और रेट इंस्टेंटेनियस हम कैसे निकालते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये हमारे पास आ गया एक्सिस प्लॉट के लिए। यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया टाइम और यहाँ पे ले ली हमने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन दैट इज आर। वाई एक्सिस पे हमने ले ली आर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन और एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया टाइम टी। अब देखिए इनिशियली अगर हम इस प्लॉट को देखते हैं तो आप देखेंगे कि जो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन है ओरिजिनली क्या होती है, ज्यादा होती है और फिर वो क्या होती है विद टाइम कम होती जाती है। तो ये कर्व हमें कैसा मिलता है, ऑलमोस्ट इस तरीके का कर्व मिलता है। अगर मैं पर्टिकुलर टाइम इंटरवल्स ले रही हूँ या पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम ले रही हूँ, सपोज यहाँ पे मैंने लिया T1 टाइम पे, T1 टाइम पे मैंने रिएक्टेंट कंसंट्रेशन मेजर करी और उसे मैंने टर्म दिया R1। ठीक है, इसी तरीके से मैंने T2 टाइम पे ले ली कंसंट्रेशन, यहाँ पे ये T2 टाइम है, 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद किसी पे भी मैंने ले लिया और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कंसंट्रेशन मैंने वाई एक्सिस पे देखी दैट इज R2। तो इन दोनों कंसंट्रेशन के बीच का जो गैप है दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ R, और ये जो है हम मेरे पास ये गैप क्या है, डेल्टा टी। तो मैं यहाँ से रेट को बताना चाहूंगी तो R एवरेज मेरे पास आएगा माइनस डेल्टा R ओवर डेल्टा टी। कैसे आया, देखो यहाँ पर R2 की वैल्यू क्या है, कम है, चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर, ये माइनस साइन हमने कहाँ लगाया है, डिसअपियरेंस के लगाया है। फाइनल कंसंट्रेशन इज R2, इनिशियल कंसंट्रेशन इज R1, दोनों का डिफरेंस लिया, दोनों का टाइम इंटरवल लिया, तो मेरे पास क्या आई, R एवरेज। अब मुझे क्या करना है, किसी पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे रेट को मेजर करना है। सपोज मुझे यहाँ पर इस टाइम पर रेट चाहिए जिसे मैं टी बोल रही हूँ। ठीक है, इस टाइम पे मुझे रेट चाहिए तो मैं क्या करूंगी, इस टाइम पर इस प्लॉट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगी। मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया और अब इस टेंजेंट पे मैं क्या करूंगी, स्लोप, इस टेंजेंट का मैं स्लोप मेजर कर लूंगी। ये है मेरे पास चेंज इन कंसंट्रेशन डी आर और ये है मेरे पास टाइम इंटरवल डी टी। इन दोनों को अगर मैंने मेजर कर लिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आर इंस्टेंटेनियस दैट इज माइनस डी आर ओवर डी टी। दिख रहा है आपको कि एवरेज रेट अगर हमें निकालनी है तो दो डिफरेंट टाइम पर हमने रिएक्टेंट कंसंट्रेशन को लिया, उनका डिफरेंस लिया और उन टाइम इंटरवल से उसको डिवाइड किया तो हमारे पास आई आर एवरेज। अगर मुझे आर इंस्टेंटेनियस चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर टाइम पर जो कंसंट्रेशन वर्सेस
टाइम का जो कर्व है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का जो कर्व है, उस पर मुझे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है और उसका स्लोप मैं जब कम्यूट करूंगी तो मुझे मिलेगी आर इंस्टेंटेनियस फ्रॉम द रिएक्टेंट वर्सेस रिएक्टेड कंसंट्रेशन वर्सेस प्रोडक्ट कंसंट्रेशन कर्व। यही कर्व अगर मेरे पास प्रोडक्ट कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में है तो कैसे एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट निकलेगी। ठीक है, ये मेरे पास दूसरा कर्व है। यहाँ पर हम वही टाइम इंटरवल ले रहे हैं एक्स एक्सिस पर, और यहाँ पर हम ले रहे हैं प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ इस तरीके से, ये वाई एक्सिस पे। अभी हमें पता है जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं होती है या रिएक्शन की इनिशियल स्टेज में प्रोडक्ट कंसंट्रेशन क्या होती है, ऑलमोस्ट 0 होती है, और फिर हमारी प्रोडक्ट कंसंट्रेशन विद टाइम बदलती जाती है, बढ़ती जाती है। हो गया, इनिशियली प्रोडक्ट कंसंट्रेशन कम होती है, धीरे धीरे टाइम के साथ वो बढ़ती जाती है। दो अलग अलग टाइम इंटरवल पर हमने प्रोडक्ट कंसंट्रेशन को मेजर कर लिया। सपोज T1 टाइम है, T1 टाइम पे कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट कंसंट्रेशन को टर्म दिया मैंने P1। इसी तरीके से मैंने T2 टाइम ले लिया, T2 टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट कंसंट्रेशन को मैंने मेजर किया, इट इज कमिंग P2। दोनों के बीच का डिफरेंस ये देखिए, ये जो डिफरेंस है ये क्या है हमारे पास, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये जो है वो हमें दे रहा है चेंज इन टाइम। इस एरिया से हमें क्या निकल जाएगा, आर एवरेज, दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ टाइम, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ P2 माइनस P1 ओवर T2 माइनस T1। हो गया। अब मुझे क्या करना है, पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे रेट मेजर करनी है। इट मीन्स T टाइम पे मैं इस रेट को मेजर करना चाह रही हूँ, तो क्या करना होगा, इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे मुझे इस स्लोप पे इस कर्व पे एक स्लोप ड्रॉ करना है, और उसका जब मैं स्लोप लूंगी तो मुझे मिलेगा आर इंस्टेंटेनियस। तो आर इंस्टेंटेनियस मुझे कहाँ से मिलेगा, दैट इज dp ओवर dt, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर चेंज इन टाइम। ठीक है, तो यहाँ से मुझे मिला आर इंस्टेंटेनियस। तो दोनों कर्व से आपने देखा, ये हमारे पास रिएक्टेंट कंसंट्रेशन वगैरह वर्सेस टाइम का कर्व है, जिसमें हमने एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट निकाली है इन टर्म्स ऑफ और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। यही रेट एवरेज हाँ और रेट इंस्टेंटेनियस हम निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन और इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, बोथ रेट्स वी कैन कैलकुलेट। अब एक और बात आती है कि अगर हमारे रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स जो हैं वो यूनिटी ना हो, वो सेम ना हो, जैसे अभी हमने लिखा था A से B, R से P, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या था, 1 था। बट अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सेम ना हो, इक्वल ना हो, 1 ना हो, तो हम रेट को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तब उस केस में हम क्या करते हैं, रेट जो है वो एक्सप्रेस करी जाती है सेम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस के रेस्पेक्ट में, बट नाउ इट इज डिवाइडेड बाय देयर रिस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब हम उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को भी डिवाइड कर देते हैं। ये एक एग्जांपल आपके पास है, ये केमिकल रिएक्शन आपको गिवन है। अब अगर मुझे इसके लिए रेट एक्सप्रेशन लिखना है तो रेट विल बी इक्वल्स टू रिएक्टेंट की डिसअपीयरेंस की टर्म्स में माइनस, ये देखिए एरो से ये वाला साइड जो है ये हमारा रिएक्टेंट का है, ये साइड हमारा क्या है, प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट्स हैं और ये रिएक्टेंट्स हैं। तो मैं रेट को एक्सप्रेस कर सकती हूँ रिएक्टेंट के डिसअपीयरेंस के टर्म में और प्रोडक्ट के अपीयरेंस के टर्म में। तो रेट को अगर मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ डिसअपीयरेंस में तो माइनस डेल
कंसंट्रेशन ऑफ Br बाय, या मैं यहाँ पे dt भी ले सकती हूँ या डेल टी लेती हूँ, चलिए ठीक है। अब मुझे क्या देखना है, क्योंकि मेरी रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 नहीं है, इट इज ऑल्सो गोइंग टू डिवाइड इन द एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मुझे डिवीजन में लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपको कई मिलेंगे। BrO3 के रेस्पेक्ट में अगर मुझे रेट एक्सप्रेस करनी है तो क्या होगा, माइनस साइन दैट इज शोइंग डिसअपियरेंस, देन चेंज इन कंसंट्रेशन किसकी, BrO3 की BrO3 माइनस की, और चेंज इन टाइम। सिमिलरली अगर मुझे H प्लस के रेस्पेक्ट में करनी है तो देखिए अगेन माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। यहाँ पे मेरा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 6 है तो मैं इसको 1/6 करूंगी, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को एक्सप्रेशन में यूज करूंगी। आई विल डिवाइड द डिसअपियरेंस रेट बाय द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यहाँ हमने क्यों नहीं डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ पे 1 ही है, 1/1 कोई सेंसलेस बात हो जाएगी। यहाँ पर अब प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में हम एक्सप्रेस करते हैं रेट को, तो प्रोडक्ट के केस में क्या होता है, हमारे पास प्लस साइन आता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Br2 ओवर चेंज इन कंसंट्रेशन, सॉरी चेंज इन टाइम। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1/3 इन रेस्पेक्ट ऑफ H2O के रेस्पेक्ट में करना है तो क्या हो जाएगा, अगेन प्लस साइन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2O डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 3, तो इट विल बी 1/3। तो ये आपके पास रेट एक्सप्रेशंस आएंगे, आपको इस तरीके से इक्वेशन गिवन होगी और आपको रेट्स को लिखना होगा इन टर्म्स ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ गिवन रिएक्टेंट और इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस ऑफ गिवन प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल आपको एक और रिएक्शन में दे देती हूँ, देखिए 2HI इज गिविंग H2 प्लस I2। ओके, तो अब इस रिएक्शन के लिए रेट क्या होगी, देखिए रेट विल बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ दिस 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ HI ओवर चेंज इन टाइम, देन इन टर्म्स ऑफ H2 प्लस, क्योंकि प्रोडक्ट है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 ओवर टाइम चेंज, it is also equals to plus change in concentration of I2 over del T। तो H2 के बनने की रेट I2 के बनने की रेट इक्वल है, बट HI के डिसअपियरेंस की रेट H2 के बनने की रेट की हाफ है। ओके, या मैं बोल सकती हूँ HI के डिसअपियरेंस की रेट I2 या H2 के बनने की रेट के डबल है। ठीक है, तो यहां से आपको इस तरीके के एक्सप्रेशन पे काम करना है, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आपको रेट इक्वेशन गिवन होगी और आपको रेट एक्सप्रेस करनी होगी इन टर्म्स ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट आ जाता है, देखिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ रिएक्शन टू ए प्रोडक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेस फ्रॉम 0.5 मोल पर लीटर टू 0.4 मोल पर लीटर इन 10 मिनट्स, कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। देखिए अब ये आपको न्यूमेरिकल, क्योंकि फिजिकल का चैप्टर है, न्यूमेरिकल से भी आपको इंटरेक्ट करना है, तो न्यूमेरिकल्स को करने का तरीका एक में मैं आपको जल्दी से बताती हूँ। देखिए न्यूमेरिकल जब भी दिया हो, फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन। इट मीन्स आप गिवन डेटा को यहाँ पर इंटरप्रेट करेंगे, क्या क्या गिवन है आपको। कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेस फ्रॉम 0.5 मोल टू 0.4, इट मीन्स आपको इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए गिवन है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए गिवन है, दैट इज A1 कितनी है, 0.5 मोल पर लीटर। आपको फाइनल कंसंट्रेशन भी गिवन है, जो यहाँ पर आ गई है 0.4 मोल पर लीटर। टाइम इंटरवल आपको दिया हुआ है T इक्वल्स टू 10 मिनट्स। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल। तो हमें रेट लेनी है, तो रेट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, माइनस
चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए ओवर टाइम इंटरवल। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन A2 माइनस A1 ओवर T2 माइनस T1। ठीक है, तो ये देखिए ये यहाँ पर हो गया, वैल्यूज रख दीजिए। तो पहला स्टेप में आपने क्या किया, गिवन डेटा को लिखा। इस सेगमेंट को हम बोलते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। तो करेक्ट डेटा इंटरप्रिटेशन आपका बहुत जरूरी है। अगर आप डेटा इंटरप्रिटेशन प्रॉपर कर लेते हैं तो हाफ वर्क डन। देन दूसरे स्टेप में आपने क्या किया, फॉर्मूला लिखा, है ना। तीसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, करेक्ट वैल्यूज पुट। ठीक है, तो यहाँ पर A2 की वैल्यू आप लिखेंगे, माइनस के बाद यहाँ पे A2 की वैल्यू आपकी 0.5, और A1 की वैल्यू कितनी है, सॉरी A2 की वैल्यू है हमारी 0.4, माइनस A1 की वैल्यू है 0.5। टाइम इंटरवल आपको डायरेक्ट दिया हुआ है 10 मिनट्स, कितना आ गया, माइनस 0.1। ठीक है, यहाँ पे ये साइन आपको और लगाना है, जस्ट अ मिनट। ये माइनस साइन हमारे पास डिसअपियरेंस का था, यहाँ पर आपने सबसेट किया तो माइनस 0.1 आ गया ओवर 10, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए, प्लस 0.1 ओवर 10, और वी कैन से 1 इंटू 10⁻⁻²। ओके, ये तो आ गई हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू, आंसर की न्यूमेरिकल वैल्यू। आंसर की यूनिट भी हमें यूज करनी है, तो यूनिट क्या आएगी आपकी, देखिए मोल पर लीटर कंसंट्रेशन हमें गिवन थी, और टाइम हमें किसमें गिवन है, मिनट -1। तो यहाँ पर आपका आंसर कंप्लीट होगा। कैसे, आंसर विद प्रॉपर यूनिट। तो इन सब स्टेप्स का आपको ध्यान रखना है। पहला स्टेप, आपको डेटा इंटरप्रिटेशन करना है, करेक्ट डेटा जो दिया हुआ है आपको, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसे आप प्रॉपरली इंटरप्रेट करिए। दूसरे स्टेप में आप लिखेंगे फॉर्मूला। तीसरे स्टेप में आप करेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे, पुट द करेक्ट वैल्यूज इन द फॉर्मूला। टेम्परेचर का कन्वर्जन है, टाइम का कन्वर्जन है, यहाँ हमें रेट अगर उसने सेकेंड्स में पूछी होती तो हम इस टाइम को सेकेंड्स में कन्वर्ट करते, बट ऐसा कुछ नहीं दिया था तो हमने इसी में काउंट कर लिया। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में गिवन है, आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो वो सब कन्वर्ट करके ही आप वैल्यू फॉर्मूले में पुट करेंगे। एंड देन फोर्थ स्टेप आपका हो जाता है कैलकुलेशन, एंड फिफ्थ स्टेप आपका आता है आंसर विद प्रॉपर यूनिट। तो करेक्ट आंसर आपका आना चाहिए, और उसके बाद उसकी प्रॉपर यूनिट भी आपको मेंशन करनी है। यहाँ पे जाके इस तरीके से अगर आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपके न्यूमेरिकल्स परफेक्टली ओके रहेंगे, यू विल गेट द कंप्लीट मार्क्स। ओके, तो ये प्रोसीजर आप इसकी प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट आ जाते हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स पे देखिए, रेट को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर टेम्परेचर है, जिसे हम डिटेल में लास्ट सेगमेंट ऑफ द चैप्टर में पढ़ेंगे। बट टेम्परेचर का एक ब्रॉड एस्पेक्ट देखा जाए तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। ब्रॉड एस्पेक्ट दिया जाए तो 10 डिग्री सेल्सियस का राइज कर देंगे तो रेट ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो अगेन जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होती है रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा रहेगी, रिएक्टेंट की सप्लाई ज्यादा रहेगी, रेट विल कन्वर्ट इनटू और प्रोसीड इनटू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। कैटलिस्ट हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। कैटलिस्ट का भी इम्पैक्ट हम लास्ट सेगमेंट में पढ़ने वाले हैं कि क्या करते हैं वो, कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। तो इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हमेशा रिएक्शन रेट इंक्रीज होती है। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड रिएक्टेंट, सरफेस एरिया में जितना पाउडर्ड फॉर्म लेंगे हम रिएक्टेंट का,
पाउडर्ड फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट अगर हम लेते हैं तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ जाता है, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि रिएक्टेंट्स को आप पाउडर्ड फॉर्म में या फाइन पाउडर फॉर्म में लो। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी आपका रीजनिंग का पुट होता है, व्हाई रिएक्टेंट्स आर टेकन इनटू पाउडर्ड फॉर्म। ओके, तो आप सीधा उस आंसर देंगे कि व्हेन रिएक्टेंट्स आर टेकन इन पाउडर्ड फॉर्म द सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट इज इंक्रीज विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट अकर्स फास्टली। प्रेशर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, अगर हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कैसे हैं, गैसियस हैं, हम गैसियस रिएक्शन से डील कर रहे हैं, तो एज द प्रेशर इंक्रीजेस रेट ऑल्सो इंक्रीजेस। ओके, डेफिनेटली पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस जब हम जाएंगे, ये जो हमने फैक्टर्स पढ़े हैं वो जनरल एस्पेक्ट पे पढ़े हैं, स्पेशल कंडीशंस में पर्टिकुलर रिएक्शंस के लिए हम स्पेशल फैक्टर्स को भी अप्लाई करते हैं। रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट, नेक्स्ट सेगमेंट आता है कि रेट तो हमने पढ़ ली, अब रेट लॉ क्या होता है। तो रेट लॉ इज अ एक्सप्रेशन, ठीक है, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन, किस चीज का, रेट का, रेट ऑफ रिएक्शन का। क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी डेफिनेशन में जरूर होना चाहिए। रेट लॉ इज एन एक्सप्रेशन इन विच रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन is expressed in terms of reactant concentration. Only concentration आप लिख के आएंगे तो it can be product also. So आपको specify करना पड़ेगा in terms of reactant concentration when rate is expressed. We are terming this expression as rate law. Okay? देखिए एक जनरल रिएक्शन ले लिए हमने, ए रिएक्टेंट के ए मोल है, बी रिएक्टेंट के बी मोल है, सी रिएक्टेंट तो बना रहे हैं सी प्रोडक्ट के सी मोल्स और डी प्रोडक्ट के डी मोल्स। ठीक है, तो ये आपका पता है कि ये आपके रिएक्टेंट्स हैं। तो जब हम इसके लिए रेट लॉ लिखना चाह रहे हैं तो हम कैसे लिखेंगे, रेट इक्वल्स टू के, और आप डायरेक्ट पहले हम उसका एक्सप्रेशन नहीं लेते हैं, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर वाई। ठीक है, रेट किस पे डिपेंड कर रही है, ए और बी की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है। अगर मैंने प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा दिया तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाया, दैट इज के, रेट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ दिस, दिस एक्सप्रेशन इज टर्म्ड एज रेट लॉ। इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ क्या है, रेट इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर वाई। यहाँ पर एक्स और वाई क्या है डियर स्टूडेंट, एक्स और वाई उनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ए के रेस्पेक्ट में रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, और इन दोनों का जो सम होता है वो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देता है। ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम बोलते हैं रेट लॉ और रेट इक्वेशन, और यहाँ पर जो ये के हमने लगाया है it is termed as rate constant. So rate constant is the proportionality constant used in rate expression. Okay, और प्रिसाइजली बोलना हो तो अगर हमारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हम यूनिटी कर दें, इसको भी 1 कर दिया मैंने, इसको भी 1 कर दिया, तो क्या हो जाएगा, रेट इक्वल्स टू के, क्योंकि ये दोनों टर्म तो क्या हो गई, 1 कर दी मैंने। तो अगर हम रिएक्टेंट कंसंट्रेशंस यूनिटी ले लेते हैं तो रेट इक्वल्स टू के। सो रेट कांस्टेंट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इज टेकन एज यूनिटी। ओके, तो ये रेट कांस्टेंट हो गया, रेट एक्सप्रेशन हो गया, रेट लॉ हो गया। अब आगे चलते हैं कि रेट लॉ जैसा भी पढ़ा हमने, रेट लॉ एक्सप्रेशन है इन विच रिएक्टेंट रिएक्शन ऑफ रेट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, each term raised to some power, raised to some power which may or may not be, which may or may not be same as the stoichiometric coefficient। यहाँ पर अगर आपने नोटिस किया हो तो देखिए stoichiometric coefficient यहाँ a है, यहाँ b है, बट मैंने यहाँ पर रेज टू जो पावर लगाई थी वहाँ पे a और b नहीं लिखा था, x और y लिखा था। a और b अगर मैं लिखती तो इट इज कंपल्सरीली
बाय लॉ क्या हो जाएगी, वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल हो जाएगी, बट हर केस में ऐसा नहीं होता है। तो हमेशा रेट एक्सप्रेशन में हम x और y या p q जैसा एक्सपोनेंट टर्म यूज करते हैं, जो इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के। ओके, सो molar concentration of reactant, each term is raised to some power which may or may not be same as the stoichiometric coefficient of reacting species. It is always determined experimentally, it is not obtained theoretically. Okay, ये आपको ध्यान रखना है। आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ जिससे हमें पता चल जाएगा कि रेट कैसे रिप्रेजेंट होती है। मान लीजिए ये आपके पास रिएक्शन है CHCl3 प्लस Cl2, इट इज गिविंग अस CCl4 प्लस HCl। ओके, और इस रिएक्शन के लिए रेट जो निकलती है या रेट लॉ जो निकलता है वो है CHCl3 कंसंट्रेशन रेज और Cl2 कंसंट्रेशन रेज टू पावर हाफ। देखिए अब यहाँ से अगर हम एक्सपोनेंट टर्म को करते, अगर एक्सपोनेंट टर्म के इक्वल ही होता तो यहाँ Cl2 की पावर क्या होनी चाहिए थी, 1 होनी चाहिए थी, बट ये कैसी है, हाफ है। कैसे पता चला, हमने इसको डिटरमिन किया एक्सपेरिमेंटली। तो थ्योरेटिकल अगर हम लेते, थ्योरेटिकल अगर मैं इसको देख के रेट लिखती इस एक्सप्रेशन को या इसी रिएक्शन को, तो रेट शुड बी इक्वल टू K CHCl3 कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड कंसंट्रेशन ऑफ Cl2, ये होनी चाहिए थी, बट ये नहीं होती है। इस इक्वेशन के लिए रेट एक्सप्रेशन ये है। कैसे डिटरमिन्ड हुआ, ये डिटरमिन्ड हुआ एक्सपेरिमेंटली। ओके, क्वेश्चन ले लेते हैं एक और। अ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन A एंड सेकेंड ऑर्डर इन B। ओके, हमारे पास एक रिएक्शन है, चलिए हम लिखते हैं, हमारे पास एक रिएक्शन है A प्लस B, दो रिएक्टेंट है, हमें पता चल रहा है क्योंकि A और B दोनों हमें दिए हुए हैं और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। ओके, अब हमारे को इंफॉर्मेशन दी हुई है कि रिएक्टेंट इज फर्स्ट ऑर्डर इन A, इट मींस रेट इक्वल्स टू फर्स्ट ऑर्डर इन रेस्पेक्ट ऑफ A एंड सेकेंड ऑर्डर इन रेस्पेक्ट टू B। सेकेंड ऑर्डर का मतलब है कि B की कंसंट्रेशन के स्क्वायर में वो एक्सप्रेशन यूज होगा। तो ये हमारे पास रेट का एक्सप्रेशन बनेगा। यहाँ पर अब हमें क्या क्या पूछा गया है, राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ये हमें गिवन है। ठीक है, अभी तक हमने जितना लिखा ये हमें डेटा गिवन है। नाउ राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, dr ओवर dt क्या आ जाएगी, दैट इज ये हमारी रेट है इक्वल टू माइनस dr ओवर dt, किसके इक्वल आ जाएगी, k मल्टीप्लाइड विद कंसंट्रेशन ऑफ A मल्टीप्लाइड विद कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू पावर 2। ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड, हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ B 3 टाइम्स। अब हम क्या कर रहे हैं, B की जो कंसंट्रेशन है इसको क्या कर देते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन A और B है, अब B की कंसंट्रेशन को क्या कर दिया हमने, 3 टाइम्स कर दिया। सो नाउ द रेट विल बी, न्यू रेट में कर सकती हूँ, रेट 2 कर सकती हूँ, व्हाट इट विल बी K। A की कंसंट्रेशन तो हमने वही रखी है, B की कंसंट्रेशन क्या कर दी है मैंने, अब 3 टाइम्स कर दी है, तो रेट क्या आ जाएगी, K A 3 का स्क्वायर 9B। या मैं इसको कंपेयर करूं फर्स्ट रेट से, तो कितने टाइम्स बढ़ गई, 9 टाइम्स बढ़ गई। ये 9 का फैक्टर जो है ये हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया। तो नाउ द न्यू रेट विल बी 9 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल रेट। थर्ड केस, हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ A एंड B आर डबल्ड। अब हम क्या कर रहे हैं, A और B दोनों की कंसंट्रेशन को, इन दोनों की कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं। तो अब इस एक्सप्रेशन के लिए मैं रेट को लिख देती हूँ, रेट 3, इट विल बी इक्वल्स टू K। A की कंसंट्रेशन को क्या किया मैंने, डबल किया, तो 2A लिख दिया।
B की कंसंट्रेशन को डबल किया तो मैंने लिख दिया 2B और रेज टू पावर 2, क्योंकि B के रेस्पेक्ट में रिएक्शन कैसी है, सेकेंड ऑर्डर। तो नई रेट कैसे आ जाएगी, K 2A और ये कितना हो जाएगा 4B, K A B इंटू 8। सो अगर ओरिजिनल रेट से कंपेयर करते हैं तो हमारे पास रेट क्या आ जाएगी, इनिशियल रेट की 8 टाइम्स आ जाएगी। ओके, तो इनिशियल रेट के हमारे पास क्या आ जाएगी, 8 टाइम्स रिएक्शन आ जाएगी। गॉट इट। नेक्स्ट सेगमेंट, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। अभी हमने रेट लॉ लिया, उसमें रेट कांस्टेंट देखा, अब उसकी यूनिट्स को हम देख लेते हैं। तो ये हमारे पास जनरल रिएक्शन है, A मोल्स ऑफ A रिएक्टेंट, B मोल्स ऑफ B रिएक्टेंट गिविंग C मोल्स C रिएक्टेंट, D मोल्स ऑफ D रिएक्टेंट। इसके लिए हमने रेट एक्सप्रेशन लिखा था, रेट इक्वल्स टू K A रेज टू पावर X B रेज टू पावर Y। ओके, मुझे K की वैल्यू निकालनी है तो मैं इस रिएक्शन को रीअरेंज कर लेती हूँ, इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज कर लेती हूँ। रेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर X कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू पावर Y। यहाँ पे आपको पता है कंसंट्रेशन रेट को हमने किस में एक्सप्रेस किया था, कंसंट्रेशन इनटू टाइम इनवर्स, और ये दोनों एक्सप्रेशन भी क्या है, कंसंट्रेशन टर्म्स है। ठीक है, कंसंट्रेशन को हमने किस में लिया था, मोल पर लीटर, और टाइम हमारा क्या आ जाएगा, सेकेंड इनवर्स। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया, रेज टू पावर n। यहाँ पर n इन दोनों का सम कुछ भी हो सकता है, x प्लस वाई लिखो या n लिखो। तो ये हमारे पास एक जनरल एक्सप्रेशन आ गया यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकालने के लिए। ओके, तो अगर हमारी रिएक्शन कैसी है, हमारी रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, जीरो ऑर्डर है, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेट्स सी। देखो रेट अगर जीरो ऑर्डर है इट मीन्स n इक्वल्स टू 0। तो इस एक्सप्रेशन में मैं रेट की निकालूंगी, तो देखिए मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम इनवर्स मोल पर लीटर यहाँ पर हमारा मोल पर लीटर। अब इसमें n की वैल्यू हमें क्या रखनी है, 0 रखनी है। n की वैल्यू 0 रखी, इट मीन्स ये पूरा फैक्टर क्या हो गया, हमारा 1 के इक्वल आ गया। तो हमारे k की वैल्यू क्या आ गई, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगर मैंने n की वैल्यू रख दी 1, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिया, तो इस एक्सप्रेशन में अब मेरे इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो मोल पर लीटर पर सेकेंड ओवर मोल पर लीटर रेज टू पावर 1। मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो K की यूनिट क्या आ जाएगी, सेकेंड इनवर्स। अगर n की वैल्यू रख दी 2, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो K की वैल्यू कैसे निकालेंगे, K की यूनिट कैसे निकालेंगे, मोल पर लीटर पर सेकेंड जो हमने रेट के लिए रखा था यहाँ पर, अपॉन मोल पर लीटर रेज टू पावर 2। n की वैल्यू कितनी हो गई है, 2। तो क्या हो जाएगा, देखो कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल, यहाँ पे जो पर लीटर था वो मोल इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पर लीटर ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, और ये आ जाएगी रेट कांस्टेंट की यूनिट। तो आ जाएगी दैट इज मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। तो इस तरीके से हमें क्या मिलती हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रेट कांस्टेंट की यूनिट्स मिलती हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा डियर स्टूडेंट, कहाँ अलर्ट रहना है, अलर्ट रहना है
रिएक्टेंट रेट कांस्टेंट की यूनिट्स दी हुई हैं, ऑर्डर पूछेगा, ऑर्डर दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट की यूनिट्स पूछेगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन, आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। आपको रेट कांस्टेंट से रिएक्शन ऑर्डर को आइडेंटिफाई करना है। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर हमें रेट कांस्टेंट के थ्रू ऑर्डर मेंशन करना है, आइडेंटिफाई करना है, तो हमें किधर देखना है, हमें यूनिट्स पे देखना है। अभी हमने देखा कि मोल इनवर्स लीटर सेकंड जो यूनिट आती है तो वो किसके लिए आ जाएगी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वापस से मोल इनवर्स लीटर सेकंड -1, और सेकंड इनवर्स हमारा किसका है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ से आपको देख के पता चल गया, ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है। रिएक्शन में आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट्स को देखना है, यूनिट्स को देखकर आपको ऑर्डर पता लगाना है। लीटर मोल इनवर्स सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट यूनिट है, और सेकंड इनवर्स आपका फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट का यूनिट है। बार बार मैडम ऑर्डर बोल रही है, आखिर ये ऑर्डर है क्या? तो देखिए ऑर्डर क्या है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है सम ऑफ पावर्स। कौन सी पावर्स? ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन में हमने रिएक्टेंट के ऊपर, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर जो एक्सपोनेंट टर्म्स लगाई थी, जो पावर्स लगाई थी, अगर हम उसको सम कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है ऑर्डर ऑफ दैट रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास रेट एक्सप्रेशन था, अभी हमने लिखा था। तो यहाँ पे x और y जो है ये हमारे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर मैं इन दोनों का सम कर दूंगी दैट विल गिव मी ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। गॉट इट? तो रेट एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर जो पावर है, अगर मैं उनका सम कर दूं तो क्या हो जाएगा, मुझे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर अ रिएक्शन A + B कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, रेट लॉ इज गिवन बाय दिस। ये हमको रेट लॉ गिवन है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? हमें इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट, ये हमारा रिएक्टेंट है, ये भी हमारा रिएक्टेंट है, इसके ऊपर एक्सपोनेंट टर्म, अगर मैं इनको सम कर दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन equals to sum of exponent terms on concentration of reactants। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास A के ऊपर कितना दिया हुआ है, हाफ, और B के ऊपर कितना दिया हुआ है, 2। तो ओवरऑल ऑर्डर कितना आ गया, 2.5। क्वाइट इजी, बट 1 मार्क का क्वेश्चन है, इसके मार्क्स हमें किसी भी हालत में नहीं खोने हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे दूसरे टाइप का क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। फ्रॉम योर टेक्सचुअल एक्सरसाइज, फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस डिटरमिन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। 2 पार्ट है इस क्वेश्चन के, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है एंड द डायमेंशन ऑफ रेट कांस्टेंट। ओके, तो पहली रिएक्शन देख लेते हैं। पहली रिएक्शन 3NO कन्वर्टिंग इनटू N2O + NO2, इसके लिए रेट आपके पास दिया हुआ है। तो देखिए रेट एक्सप्रेशन को देख के ही पता चल रहा है, यहाँ पे रेट एक्सप्रेशन में आपके 2 लिखा हुआ है, तो ऑर्डर कितना आ गया, सेकंड। पहले सबका ऑर्डर देख लेते हैं। इस एक्सप्रेशन में देखेंगे तो रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ H2, कंसंट्रेशन ऑफ आयोडाइड माइनस, तो दोनों के ऊपर 1 + 1 कितना आ गया, ऑर्डर 2। यहाँ पे भी ऑर्डर हमारा 2 आया था, यहाँ पे भी ऑर्डर हमारा 2 आ गया। नेक्स्ट एक्सप्रेशन में, नेक्स्ट रिएक्शन में हमारे पास रेट इक्वल्स टू K CH3 CHO रेज टू पावर 3/2, तो ऑर्डर कितना आ गया, 3/2। नेक्स्ट रिएक्शन, फोर्थ रिएक्शन, रेट इक्वल्स टू K C2H5Cl रेज टू पावर 1, तो ऑर्डर कितना आ गया, 1। ओके, तो पहली रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर है, ऑर्डर 2 है। दूसरी रिएक्शन का भी सेकेंड ऑर्डर है, इसके रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, इसके रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर। थर्ड रिएक्शन 3/2 एंड फोर्थ रिएक्शन हमारे ऑर्डर आ गया 1। अब दूसरा पार्ट आ जाता है डायमेंशंस ऑफ रेट कांस्टेंट। तो देखिए डायमेंशंस ऑफ रेट कांस्टेंट निकालते हैं। फर्स्ट इक्वेशन के लिए आपके पास दिया हुआ है रेट इक्वल्स टू K NO रेज टू पावर 2। हमें K की यूनिट्स निकालनी है,
तो रेट हमारे पास पता है हमें क्या है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये हमारी यूनिट है। यहाँ पर NO की कंसंट्रेशन हम ले रहे हैं तो वो भी हमारे पास क्या आएगी, मोल पर लीटर, उसके ऊपर लगा दीजिए 2, दैट विल गिव अस द डायमेंशंस फॉर K, क्योंकि यहाँ पर NO है, NO की कंसंट्रेशन हमने ले ली मोल पर लीटर में। हो गया कैंसिल आउट करके, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर था यहाँ से कट गया, हमारे पास क्या आ जाएगा, लीटर मोल इनवर्स पर सेकेंड। अभी भी वैसे अगर आप ये ना करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि आपने यहाँ पे सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, इन सब के लिए रेट कांस्टेंट की डायमेंशंस देख ली हैं। तो सेकंड में भी यही आएगा आपके पास। सेकंड के लिए आप K निकालेंगे तो अगेन रेट मोल पर लीटर पर सेकंड और कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 मोल पर लीटर, कंसंट्रेशन ऑफ आयोडाइड माइनस मोल पर लीटर, कैंसिल आउट कर आके हमारे पास कितना आ जाएगा, अगेन लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, जो हमारे पास सेकेंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट की डायमेंशन है। ओके, थर्ड इक्वेशन में बात करेंगे तो देखिए थर्ड एक्सप्रेशन में रेट, अगेन K की वैल्यू निकालनी है, रेट आ जाएगी मोल पर लीटर पर सेकेंड में। नीचे आप देखिए CH3CHO की कंसंट्रेशन मोल पर लीटर रेज टू पावर 3/2, ये मोल पर लीटर है 1 पावर, यहाँ पर है मोल पर लीटर रेज टू पावर 3/2, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, मोल की पावर हाफ माइनस में लीटर की पावर हाफ और सेकेंड -1। क्लियर, ये 3/2 है, 1.5 है, ये 1 है, आप कैंसिल आउट कर दीजिए तो आपके पास मोल की पावर हाफ आ जाएगी, प्लस में आएगी, प्लस मोल बाय 1/2 माइनस, जस्ट अ मिनट, हाँ तो ये माइनस की 1/5 आ जाएगी, ये 1/5 है, यहाँ पर 0.5 बचेगी तो ऊपर जाके माइनस की हाफ हो जाएगी, लीटर हाफ और सेकेंड इनवर्स। फोर्थ रिएक्शन की बात करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर है तो K की वैल्यू आप डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं, सेकेंड इनवर्स होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड, नीचे कंसंट्रेशन लिख लीजिए मोल पर लीटर, दोनों कैंसिल आउट हो गए, सेकेंड इनवर्स हमारे पास आ गई K की यूनिट, जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे जहां पे आपको डायमेंशंस के थ्रू ऑर्डर बताना है या ऑर्डर के थ्रू आपको डायमेंशंस प्रेडिक्ट करनी है। नेक्स्ट सेगमेंट हमारा आता है मॉलिक्युलरिटी, एक इंपॉर्टेंट टर्म है। ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी के बीच में डिफरेंस भी बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, हम उन दोनों को भी कंपेयर अभी करेंगे। मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन क्या होती है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, वो स्पीशीज एटम भी हो सकती है, आयंस भी हो सकती है और मॉलिक्यूल्स भी हो सकती है। नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। अब एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है, ओनली वन स्टेप में खत्म होने वाली रिएक्शन क्या होती है, एलिमेंट्री रिएक्शन। तो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज इन एलिमेंट्री रिएक्शन which must collide simultaneously in order to bring about a chemical change, जिनके मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, केमिकल रिएक्शन कैरीड आउट हो रही है, उन स्पीसीज के नंबर को हम बोलेंगे मॉलिक्युलरिटी। ओके, मॉलिक्युलरिटी के बेसिस पे रिएक्शंस 3 टाइप की होती हैं, यूनिमॉलिक्युलर, बायोमॉलिक्युलर और टर्मोलिक्युलर। यूनिमॉलिक्युलर व्हेन वन रिएक्टिंग स्पीशीज इज इन्वॉल्व, एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट। ओके, तो अमोनियम नाइट्राइट का डिकम्पोजिशन हम देख लेते हैं, दैट इज NH4NO2, ये आपका अमोनियम नाइट्राइट आ गया, इट इज डिकम्पोजिंग इनटू N2 + H2O। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए ओनली वन स्पीशीज, ओनली वन रिएक्टेंट इज इन्वॉल्व, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन। डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इज अ बायमॉलिक्युलर रिएक्शन, क्योंकि इट इन्वॉल्व्स कोलिजन बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स, 2HI इज कन्वर्टिंग इनटू H2 + I2। देखिए 2 रिएक्टेंट हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं H2 और I2 में, इट मीन्स रिएक्शन कैसी हो गई, बायमॉलिक्युलर। ट्राइमॉलिक्युलर और टर्मोलिक्युलर इन्वॉल्व्स द रिएक्शन बिटवीन 3 स्पीशीज। एग्जाम्पल ले लेते हैं 2NO2 + O2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा N2O4, ठीक है, एक मिनट, 2NO2
प्लस O2, तो हमारे पास रिएक्शन में बन जाएगा 2NO2। 2NO2, तो ये रिएक्शन में आप देख सकते हैं 3 रिएक्टेंट हैं, 2 NO2 के और एक O2 के, टोटल 3 स्पीशीज क्या कर रही हैं, रिएक्ट कर रही हैं, इसलिए रिएक्शन कैसी हो गई, टरमोलिकुलर और ट्राइमोलिकुलर। ऐसी रिएक्शंस बहुत रेयर होती हैं जिनमें 3 या 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स साथ में कोलाइड करते हैं, क्योंकि उनकी कोलिजन्स भी क्या हो जाती हैं, कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। तो मॉलिकुलरिटी का टर्म हम जनरली लेते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए, जिनमें सिंगल स्टेप में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट आ गया सेगमेंट, ऑर्डर पढ़ लिया, मॉलिकुलरिटी पढ़ ली, फिर भी मैडम कंफ्यूजन है। कैसे कंफ्यूजन है, चलिए दोबारा से देख लेते हैं रिवीजन करके। मॉलिकुलरिटी, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, अभी हमने देखा नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज जो किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। ऑर्डर क्या कहा था हमने, सम ऑफ द एक्सपोनेंट टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। मॉलिकुलरिटी जो है वो एक थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी है। रेट लॉ में हमने देखा था कि वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड होता है, तो रेट लॉ में ऑर्डर हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड होगा। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, इंटीजर होता है, फ्रैक्शन होता है या जीरो भी होता है, अभी हम देखेंगे जीरो ऑर्डर की रिएक्शन पर। मॉलिकुलरिटी कांट बी फ्रैक्शन और जीरो, कभी भी जीरो फ्रैक्शन नहीं हो सकती, वो हमेशा इंटीजर होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास मैंने आइडिया आपको दिया था, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोनों की प्रॉपर्टी है, जबकि मॉलिकुलरिटी का कंसेप्ट सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन पे अप्लाई होता है। इट डजंट मीन एनी मीन फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस अकर होती हैं, मल्टीपल स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होती है, उन रिएक्शंस को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। वो कंजुगेटिव भी हो सकती है, पैरेलल भी हो सकती है, साइड चेन भी हो सकती है। एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होने वाली रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, सिंगल स्टेप में कंप्लीट होने वाली एलिमेंट्री होती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों पे अप्लाई होता है, बट मॉलिकुलरिटी का कंसेप्ट सिर्फ एलिमेंट्री पे अप्लाई होता है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, यहाँ तक के सेगमेंट हमने पढ़ लिया, बेसिक सारी चीजें पढ़ ली कि रेट क्या होती हैं, रेट लॉ क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, मॉलिकुलरिटी क्या होता है। इस सेगमेंट में से आपके पास 1 मार्क के बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट जो सेगमेंट आता है वो हमारा थोड़ा डेरिवेटिव पोर्शन वाला पोर्शन है और लेंदी न्यूमेरिकल्स वाला सेगमेंट भी आप इसको मान सकते हैं। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में हमारे पास आती हैं 2 ऑर्डर की रिएक्शंस, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, जो हमारे 12th के सिलेबस में इंक्लूड है। देखिए पहली बात आती है कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस होती क्या हैं। हमने देखा था कि हमें अगर पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे अगर रेट पता करनी है तो हमने क्या किया था, कंसंट्रेशन टाइम कर्व पे उस टाइम पर जाकर एक टेंजेंट ड्रॉ किया था और उसका स्लोप खींचा था। बट हर बार ऐसा करना पॉसिबल नहीं होता है कि आप जाइए उस टाइम पे टेंजेंट ड्रॉ करिए, उसका स्लोप निकालिए, तब तक क्या होगा, वो मोमेंट ऑफ टाइम तो पास ऑन हो गया। तो हर बार इट इज नॉट इजी टू ड्रॉ अ टेंजेंट एंड कैलकुलेट द स्लोप। सो हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल रेट इक्वेशंस को, जो -dr/dt का एक्सप्रेशन के टर्म में जो हमने रेट एक्सप्रेस किया था, उसको हम क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो हमें जो इक्वेशंस मिलती हैं हम उनको बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इक्वेशंस जो हमें मिलती हैं बाय द इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल रेट इक्वेशंस। 2 तरीके की हम पढ़ने वाले हैं, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि हर ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन डिफरेंट होती है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हम सारा डेरिवेशन करेंगे, फिर उसके बाद हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए करेंगे। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है, पहली बात डेफिनेशन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन मींस दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू जीरो पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जीरो पावर इट मींस इंडिपेंडेंट। तो अगर मैं इसके लिए रेट लिखूंगी तो रेट इज प्रोपोर्शनल टू जीरो पावर ऑफ द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ये रिएक्टेंट है और ये उसकी जीरो पावर है, और आपको पता है ये वैल्यू तो क्या होती है, 1 हो जाती है ना। तो रेट का एक्सप्रेशन, अगर मैं रेट इक्वल्स टू k रेज टू पावर k इंटू आर रेज टू पावर 0, ये वैल्यू आपकी आ गई 1, तो रेट इक्वल्स टू k
रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड ही नहीं कर रही, उसको हम बोल रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम्पल हो जाएंगे एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शंस जो होती हैं वो हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शंस हो जाएंगी। मेटल सरफेसेस मतलब कैटलिस्ट सरफेसेस पे होने वाली बहुत सी रिएक्शंस क्या होती हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो मेटल सरफेस पे होने वाली रिएक्शंस में आपके पास जो एक कॉमन एग्जाम्पल आपकी NCERT से आने वाला है वो है डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया एट हाई प्रेशर। ठीक है, हाई प्रेशर पर क्या हो जाएगा, प्लेटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है ये, और ऑलमोस्ट 1000 केल्विन से ऊपर के टेम्परेचर पर होने वाली रिएक्शन है। हाई प्रेशर पर प्लेटिनम सरफेस पर अमोनिया का डिकम्पोजिशन क्या होता है, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। क्यों है ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल, क्योंकि हाई प्रेशर पर क्या होगा, जो कैटलिस्ट की सरफेस है वो अमोनिया से क्या हो जाएगी, सैचुरेट हो जाएगी। अब उसके पास कोई एक्टिव साइट नहीं बचती कि वो इसके साथ में बॉन्डिंग कर सके, तो अमोनिया की कंसंट्रेशन का अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए वो रिएक्शन कैसी हो जाती है, जीरो ऑर्डर हो जाती है। ओके, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास डेरिवेशन है, हम कैसे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ले रहे हैं, चलिए हम उस डेरिवेशन को देख लेते हैं। सपोज हमारे पास एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट हमारे पास कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। फॉर दिस जनरल रिएक्शन अगर मुझे रेट एक्सप्रेशन लिखना है तो क्या होगा, माइनस dR/dt, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ठीक है, रेट इक्वल्स टू माइनस dR/dt will be proportional to zero power of reactant concentration. Okay, that is minus dR/dt equals to K R raised to power 0, ये हो गया 1, तो माइनस dR/dt equals to K। रीअरेंज करेंगे इक्वेशन को, रीअरेंज द इक्वेशन, क्या हो जाएगा, dr इक्वल्स टू माइनस के dt। इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ऑन इंटीग्रेशन क्या मिल जाएगा हमें, r इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस आई। ये हमारे पास आ गई हमारी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में देखिए हमारे पास, क्योंकि हमें पर्टिकुलर टाइम इंटरवल्स पे और उस पे मोमेंट ऑफ टाइम पे चाहिए, तो हम क्या कर लेते हैं, इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकाल देते हैं। व्हेन t इक्वल्स टू 0 तो क्या हो जाएगा, r को मैं एक्सप्रेशन कर दूंगी r इक्वल्स टू R0। जब हमारी कंसंट्रेशन, जब हमारी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, जो ओरिजिनल रिएक्टेंट कंसंट्रेशन है उसको मैं R0 रखूंगी। तो यहाँ पर अगर मैंने वैल्यू रखी तो क्या हो जाएगा, ये R0 इक्वल्स टू माइनस के इंटू 0 प्लस आई, दैट आई विल गेट I इक्वल्स टू R0। ये वैल्यू मैं रखती हूँ इस एक्सप्रेशन में। पुट दिस वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन 1। ओके, ये वैल्यू मैंने I की रख दी यहाँ पे, देखो तो एक्सप्रेशन क्या हो गया मेरा, R इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस R0। दिखा आपको यहाँ पर, ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिया है I की वैल्यू रख के। ओके, ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन आ गया है। y इक्वल टू mx प्लस सी की इक्वेशन में भी मैं इसको लेकर जाऊंगी, तो मैं अभी इस पर कर्व भी ड्रॉ करूंगी। पहले हम इससे k की वैल्यू निकाल लेते हैं, रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज किया अगेन तो k इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरे पास, R0 माइनस R ओवर T। देखिए, क्योंकि क्या आ जाएगा, KT इक्वल टू, ये KT मैं उस साइड ले गई, पॉजिटिव हो गया। यहाँ पर मेरे पास R0 था ही, वहां से R0 क्या आ गया, माइनस आ गया। नेक्स्ट एक्सप्रेशन में मैंने यहाँ पे ले लिया। तो ये जो मेरे पास इक्वेशन आई,
ये मेरे पास है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन। दिस इज द रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। गॉट इट? ये आपको डेरिवेशन करना आना चाहिए। इस पर आपको स्मॉल न्यूमेरिकल्स भी मिल सकते हैं कि आपको कोई टाइम दिया हुआ है और उस पर आपको कंसंट्रेशंस दी हुई है, इनिशियल कंसंट्रेशन, ओरिजिनल कंसंट्रेशन, पर्टिकुलर टाइम पे कंसंट्रेशन, के की वैल्यू पूछी है। कोई भी एक फैक्टर मिसिंग हो सकता है और यहाँ से आपको उसकी वैल्यू निकालनी पड़ सकती है। के जीरो ऑर्डर के लिए हम पहले ही निकाल चुके हैं कि मोल पर लीटर पर सेकेंड, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में आ जाएंगी, टाइम आपका सेकेंड में ले लिया तो ये हमारी यूनिट्स ऑफ रेट जो है वो आ जाएंगी मोल पर लीटर पर सेकेंड। कर्व की बात की थी तो अभी हमने देखा ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये हमारी स्ट्रेट लाइन कर्व की इक्वेशन है, जहाँ पे हमने क्या किया, एक्स एक्सिस पे टी ले लिया, वाई एक्सिस पे हमने कंसंट्रेशन ऑफ आर ले ली, रिएक्टेंट की ले ली। तो हमारे पास कर्व कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन बट विद नेगेटिव स्लोप। तो स्ट्रेट लाइन कर्व आया बट स्लोप कैसा है, नेगेटिव माइनस के। ये जो इंटरसेप्ट है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आर नॉट। ठीक है, तो ये कर्व भी आपको पता होना चाहिए, कर्व बेस्ड भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं तो आप उनका आंसर दे सकें। इसी तरीके से नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट आता है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए आता है, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। हमें उनके लिए कैलकुलेट करना है और उस पर फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन, द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आर। तो अभी जैसा हमने किया था, रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर 1, या मैं इसको लिख सकती हूँ रेट इक्वल्स टू के आर रेज टू पावर 1। ये हमारे पास रेट एक्सप्रेशन है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, जहां मैं रेट को एक्सप्रेस कर रही हूँ किसमें, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रेज टू पावर 1 में। एग्जाम्पल में ले लेते हैं हम, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एथीन एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। जितने भी रेडियो एक्टिव डीकेज होते हैं, रेडियो एक्टिव डीकेज जो हैं वो हमेशा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो आर्टिफिशियल हो। नेक्स्ट, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एंड N2O4 भी हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो चलिए स्टूडेंट्स, डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम एक जनरल रिएक्शन कंसीडर कर रहे हैं, रिएक्टेंट इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट। जैसा अभी हमने कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी ओनली द फर्स्ट पावर ऑफ द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रेज टू पावर 1। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो dr/dt इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया हमने, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दिया, के आर रीअरेंज किया, इक्वेशन को रीअरेंज किया तो हमारी इक्वेशन हो गई dr ओवर r इक्वल्स टू माइनस के dt। इस इक्वेशन का हमने क्या कर लिया, इंटीग्रेशन कर लिया। ऑन इंटीग्रेशन हमें क्या मिलेगा, ln r इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस आई। देखिए ये इक्वेशन हमारी एक स्ट्रेट लाइन कर्व की इक्वेशन हो गई। इसमें हमने i की वैल्यू निकालनी है, जैसे हमने जीरो ऑर्डर के लिए निकाली थी। कैसे, t इक्वल्स टू 0 पे क्या हो जाएगा, आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन हम रिप्रेजेंट करते हैं r नॉट से, ln r हमारा हो जाएगा ln r नॉट। रिप्रेजेंट कर देते हैं इस इक्वेशन में, ln r इक्वल्स टू माइनस के इंटू 0, क्योंकि t हमने 0 रखा है, प्लस i। तो यहाँ पर हमारी i की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, ln r नॉट इक्वल्स टू i, क्योंकि ये फैक्टर हो गया 0। i की ये वैल्यू हमने रखनी है इक्वेशन 1 में। तो अब हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, वापस से आते हैं, ln r इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस ln r नॉट। ओके,
रीअरेंज कर लीजिए इक्वेशन को, KT को हम इधर ले गए, ln R नॉट ओवर R, ये हमारे पास एक अनदर एक्सप्रेशन आ गया, K इक्वल्स टू 1/T ln R नॉट ओवर R, या इसको log 10 में बदला तो K इक्वल टू 2.303 ओवर T log R नॉट ओवर R। अब देखिए ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आपकी टेक्सचुअल एक्सरसाइज में, इन टेक्स्ट में मैक्सिमम न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले को यूज करके कंप्लीट होंगे। क्या है यहाँ पर के, क्या क्या एक्सप्रेशंस हमें बता रहे हैं। देखिए के क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। तो अगर आपके साथ पूछा जाए किसी इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर दिए हुए उसका रेट कांस्टेंट निकालना है, मतलब आपको के निकालना है। टी क्या है, टाइम। आर नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आर क्या है, एट टी टाइम, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, तो हमारे पास जो रिएक्टेंट है उसकी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद क्या कंसंट्रेशन रह गई, वो हमारी आ गई आर। तो ये एक्सप्रेशन हमारे लिए क्वाइट इंपॉर्टेंट, किसी भी हालत में इसमें एरर नहीं होनी चाहिए। प्लॉट्स की बात करें तो हम प्लॉट ड्रॉ कर लेते हैं, अगेन टाइम वर्सेस किसके बीच में, लॉग आर नॉट ओवर आर के बीच में। लॉग आर नॉट, ये हमारे पास जो वाई एक्सिस पे हमने ये ले लिया और यहाँ पर हमने के ले लिया, ठीक है, ये टी ले लिया। तो हमारे पास स्लोप आएगा, कर्व आएगा स्ट्रेट लाइन, और स्लोप आ जाएगा के अपॉन 2.303। अगर मैं यहाँ पे ln लेती तो स्लोप की वैल्यू आती के की। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एक कर्व हो गया। अगेन ये जो इक्वेशन है मेरे पास, अगर मैं इस फॉर्म में कर्व ड्रॉ करना चाहती हूँ, ये भी मेरे पास y इक्वल टू mx प्लस सी की कर्व है, x एक्सिस पे t, y एक्सिस पे ln r, लॉग नेचुरल ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। कर्व कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। स्लोप कैसा आएगा, नेगेटिव। वैल्यू कितनी आएगी, माइनस के। इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ln r नॉट। ओके, तो ये आपके दो प्लॉट्स भी हो गए। डेफिनेशन में अभी हमने एग्जांपल में यहाँ पर देख ही लिए कि ये सारे एग्जांपल जो हैं, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में आर्टिफिशियल डीके का हिंट मिलता है, N2O5 डिकम्पोजिशन मिलता है, तो इटसेल्फ ये एग्जांपल हैं आपके पास फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के। तो ये कर्व भी आपको ध्यान रखने हैं, इन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, देखिए यहाँ से ही आपको हिंट मिलता है फॉलोइंग द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो अब आपको दी हुई है इनिशियल कंसंट्रेशन, ये क्या है वैल्यू, आर नॉट। क्या गिवन है आपको, साथ के साथ मेंशन करते जाइए। आर नॉट आपको दिया हुआ है 1.24 इंटू 10⁻⁻2 मोल पर लीटर। ओके, टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 300 केल्विन, और 60 मिनट्स के बाद T इक्वल्स टू 60 मिनट्स, कितनी है कंसंट्रेशन, 0. तो ये R की वैल्यू 60 मिनट्स के बाद कंसंट्रेशन कितनी है, 0.20 इंटू 10⁻⁻2 मोल पर लीटर। वैल्यूज आपको मिल गई। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, K इक्वल्स टू 2.303 ओवर T log R नॉट ओवर R। ओके, ये फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया। यही क्यों लगाया, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर रेट कांस्टेंट निकालना है, के की वैल्यू आपको पूछी है, के क्या होगा ये आपको निकालना है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। टी की वैल्यू गिवन है, आर नॉट, आर की वैल्यू रखिए, मल्टीप्लाई करिए, कैलकुलेशन कंप्लीट करिए, के की वैल्यू आ जाएगी 0.0304 पर मिनट। यहाँ पर यूनिट पर मिनट में क्यों आई, क्योंकि टाइम आपको मिनट में गिवन था। नेक्स्ट आ जाते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ रेट कांस्टेंट। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, इट मींस के की वैल्यू दी हुई है। हाउ लॉन्ग, 5 ग्राम ऑफ दिस, 5 ग्राम आपका क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, रिड्यूस हो जाएगा 3 ग्राम में, आर कितने टाइम में, तो हाउ लॉन्ग का मतलब है आपको पूछा है टाइम। तो गिवन आपने सारे लिख लिए फटाफट कि गिवन आपको क्या है,
के दिया हुआ है आपको 1.15 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड। आर नॉट आपको गिवन है 5 ग्राम, आर आपको गिवन है 3 ग्राम, टी आपसे पूछा है, फॉर्मूला लगाइए फटाफट अगेन 2.303 ओवर टी लॉग आर नॉट ओवर आर। ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का फॉर्मूला है। के की वैल्यू पुट करके यहाँ ले आइए, टी को यहाँ ले जाइए और आपके पास वैल्यू आ जाएगी टी की 444 सेकेंड। यहाँ पर आपने टाइम सेकंड में क्यों रखा, मिनट में क्यों नहीं रखा? क्योंकि आपको रेट कांस्टेंट में टाइम दिया हुआ है सेकंड इनवर्स में, तो यहाँ पर आपका टाइम यूनिट आएगी सेकंड। तो ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिएगा, एरर ना हो। नेक्स्ट सेगमेंट आता है हमारा हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। हाफ लाइफ का क्या मतलब है? दिस इज द टाइम, ये वो टाइम है in which the concentration of reactant concentration reduced to 1/2 of its initial concentration। ओरिजिनल कंसंट्रेशन का हाफ होने में जितना टाइम लगता है वो है हाफ लाइफ टाइम। आपने 100 मोल लिए थे, 50 हो गए, कितने टाइम में? वो हाफ लाइफ। अगर आपने 50 लिए थे, 25 हो गए, उसमें जो टाइम लगा वो हाफ लाइफ। तो ओरिजिनल कंसंट्रेशन का हाफ होने में जो टाइम लगता है वो होता है हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ के अलग अलग एक्सप्रेशन होते हैं। चलिए देखते हैं। अभी हमने देखा था कि जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट जो होता है वो होता है आर नॉट माइनस आर ओवर टी। ओके, अगर मैं टी को टी हाफ से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जो हाफ लाइफ है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टी हाफ से। ओके, टी के नीचे हम हाफ सबस्क्रिप्ट लगाते हैं, तो टी को टी हाफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो आर है कंसंट्रेशन एट अ पर्टिकुलर टाइम, वो क्या हो जाएगी? ओरिजिनल कंसंट्रेशन की हाफ। तो लीजिए एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा? के इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर नॉट बाय 2, क्योंकि आपने आर की जगह अब क्या लिखा? आर नॉट बाय 2, और टी की जगह क्या लिखा? टी हाफ। सॉल्व करेंगे तो टी हाफ की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर नॉट बाय 2k। ये जो फॉर्मूला है ये हमारा फॉर्मूला है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ टाइम का। हाफ लाइफ टाइम ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज आर नॉट बाय 2k। यहाँ पर आप देख सकते हैं इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। कैसे पता चला आपको इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट? क्योंकि इस एक्सप्रेशन में आर नॉट इंक्लूड है। यही अगर हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिराइव करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट आपको पता है 2.303 ओवर टी लॉग आर नॉट ओवर आर। ओके, टी हाफ ले रहे हैं तो टी को हम रिप्रेजेंट करेंगे टी हाफ से, और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? ओरिजिनल कंसंट्रेशन की हाफ। एक्सप्रेशन में लिख लेते हैं k इक्वल्स टू 2.303 ओवर टी हाफ। टी को मैंने टी हाफ लिख दिया, लॉग आर नॉट, आर की जगह अब मैं क्या लिखूंगी? आर नॉट बाय 2। ऊपर जाके वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। 2.303 ओवर टी हाफ इंटू लॉग 2। लॉग 2 की वैल्यू रखिए 0.3010। कैलकुलेशन करेंगे, रीअरेंज करेंगे इक्वेशन को, टी हाफ विल बी 0.693 ओवर के। ये हमारा हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे जो के है हमारा वो है फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। ओके, इस फॉर्मूले में ये के है फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, इस फॉर्मूले में के है हमारा जीरो ऑर्डर रेट कांस्टेंट। डोंट गेट कंफ्यूज कि दोनों सेम है, नहीं, दोनों सेम नहीं है। ये एक्सप्रेशन आपका जीरो ऑर्डर के लिए है, टी हाफ का इक्वल्स टू आर नॉट बाय 2k, के यहाँ पे जीरो ऑर्डर रेट कांस्टेंट है। ये एक्सप्रेशन है फॉर फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ टाइम, टी हाफ इक्वल टू 0.693 ओवर के। ओके, इन दोनों के कंपैरिजन से आपको पता चल जाएगा जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। इस एक्सप्रेशन में कहीं पे भी आर नॉट का
टर्म नहीं है, इसलिए इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता, रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता, उससे इंडिपेंडेंट रहता है। लेट्स चलते हैं। टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SO2Cl2 टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट, हाफ ऑफ इनिशियल अमाउंट इज 60, ओरिजिनल का हाफ होने में जो टाइम लगा है वो 60 है। इट मीन्स ये हमारे को टी हाफ की वैल्यू दी है 60 मिनट्स। ओके, नाउ व्हाट इज द अदर हिंट? इफ द डिकम्पोजिशन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। क्योंकि हमें फर्स्ट ऑर्डर का हिंट मिला हुआ है, तो टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर अभी हमने देखा इट इज 0.693 ओवर के। ओके, के की वैल्यू हमें निकालनी है, तो रीअरेंज कर लेते हैं इक्वेशन को। 0.693 ओवर टी हाफ, टी हाफ हमको कितना दिया हुआ है, दैट इज 60 मिनट्स। आप यहाँ पे रख दीजिए, कैलकुलेशन करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी के की 1.155 इंटू 10⁻⁻2 पर मिनट। मिनट में क्यों आई? क्योंकि टी आपको मिनट में दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं गैसियस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। देखिए स्टूडेंट, अभी तक जो हमने रिएक्शंस डील करी वो कैसी थी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस इन सॉल्यूशन। अगर हमारे पास ऐसे रिएक्टेंट हैं जो गैसियस फेज में है और प्रोडक्ट भी गैसियस बना रहे हैं, जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। SOCl2 इज कन्वर्टिंग इनटू SO2 प्लस Cl2। ठीक है, ये रिएक्शन कैसी है? हमारी गैसियस रिएक्शन है, जहाँ पे रिएक्टेंट भी गैसियस है और प्रोडक्ट भी गैसियस। अगर इस तरीके की कोई गैसियस रिएक्शन होती है तो हम कैसे उस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए रेट एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं? देखिए, रेट एक्सप्रेशन का हमें पता है, फर्स्ट ऑर्डर का रेट एक्सप्रेशन क्या होता है? 2.303 ओवर टी लॉग R0 ओवर R। ठीक है, ये हमारे पास हमें पता है, पहले से होता है। यहाँ पे R0 क्या है? ओरिजिनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये R क्या है? ओरिजिनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t। अगर हमारे पास गैसियस रिएक्टेंट है तो यहाँ पर R0 की जगह हम क्या लेंगे? P इनिशियल, जो उसका ओरिजिनल प्रेशर है, क्योंकि हम पार्शियल प्रेशर है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या लेंगे? कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एक्सप्रेस करते हैं। और यहाँ पर हम क्या लेंगे कि जो इसकी कंसंट्रेशन है एट टाइम t। ठीक है, जो उसका पार्शियल प्रेशर आएगा SOCl2 का, वो हम लेंगे। तो हम इसको एक जनरल एक्सप्रेशन में पहले डिराइव कर लेते हैं। तो हमने यहाँ ले लिया A रिएक्टेंट है, कन्वर्ट हो रहा है B प्रोडक्ट में और C प्रोडक्ट में। ओके, सभी गैसियस हैं, T इक्वल्स टू 0, इट मीन्स ओरिजिनली। तो हमारे रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर क्या है? P इनिशियल। ये दोनों क्या है? 0, क्योंकि ये बने ही नहीं है। रिएक्शन प्रोसीड हुई, T टाइम पर हमारे A रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर P वैल्यू से डिक्रीज हो गया, या मैं बोल सकती हूँ कि X वैल्यू से डिक्रीज हो गया, ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए समझने में। X वैल्यू से डिक्रीज हो गया, इसका पार्शियल प्रेशर X, इसका भी पार्शियल प्रेशर X। तो P टोटल अगर मैं कहूँ तो क्या आएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ A, पार्शियल प्रेशर ऑफ B प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ C। पार्शियल प्रेशर ऑफ A कितना है? PI माइनस X, पार्शियल प्रेशर ऑफ B X, पार्शियल प्रेशर ऑफ C X। तो कितना आ गया? PI प्लस X। ये आ गया हमारे पास P टोटल। ओके, एट टाइम t। टाइम t पे हमारा जो प्रेशर आ गया, टोटल प्रेशर, वो PI प्लस X। हमें क्या निकालना है? हमें यहाँ पर PA की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगी? X की वैल्यू चाहिए होगी। तो हम X की वैल्यू कर देते हैं, इस एक्सप्रेशन को X की टर्म में लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? P टोटल माइनस PI, ये हो जाएगा हमारे X की वैल्यू। ये X की ये जो वैल्यू है, ये हम पुट कर देंगे इसमें। ओके, तो PA जो है हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ A, PI माइनस X, उसकी जगह हम क्या लिख देंगे? PI माइनस P टोटल माइनस PI, है ना। PI माइनस X जो था उसमें हमने X की वैल्यू रख दी, ओपन किया तो क्या हो जाएगा? 2PI माइनस P टोटल। इट इज आवर वैल्यू ऑफ PA। ओके, ये हमारे रिएक्टेंट A का पार्शियल प्रेशर है एट टाइम t।
ये वैल्यू हमारी आ गई इस एक्सप्रेशन में। तो हमारा ये एक्सप्रेशन अब कैसे चेंज हो जाएगा, देखो k इक्वल्स टू 2.303 ओवर टी लॉग आर नॉट की जगह हम क्या लिखेंगे, P इनिशियल या PO ओरिजिनल प्रेशर अपॉन R की जगह हम क्या लिखेंगे, जो पार्शियल प्रेशर एट टाइम t है हमारे रिएक्टेंट का। हमें इनसे काम नहीं है, हमें इससे काम है। तो Pi माइनस एक्स की वैल्यू रखने के बाद हमारे पास आया ये एक्सप्रेशन 2Pi माइनस Pt। तो गैसियस रिएक्शन के लिए हमारा रेट एक्सप्रेशन क्या हो जाता है, 2.303 ओवर टी लॉग Pi माइनस 2Pi माइनस Pt। Pi क्या है, इनिशियल प्रेशर, T क्या है, Pt क्या है, टोटल। ठीक है, ये P टोटल है, ध्यान रखिएगा, टाइम पे नहीं है, P टोटल। ये एक्सप्रेशन हमारा आ जाता है फॉर गैसियस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया SOCl2 का डिकम्पोजिशन दिया हुआ है हमको, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, ये गैसियस रिएक्शन है। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या चलेगा, वही जो अभी हमने डिराइव किया, K इक्वल्स टू 2.303 ओवर टी लॉग Pi माइनस 2Pi माइनस P टोटल। ओके, हमारे रिएक्टेंट का। तो अब देखिए Pi की वैल्यू क्या है, टोटल प्रेशर हमारा इनिशियली, जो हमारी इनिशियल है, तो ये क्या है हमारा Pi। ओके, और ये क्या है टी टाइम पे हमारा पार्शियल टोटल टोटल प्रेशर टी टाइम पे। तो इस एक्सप्रेशन में अगर हम रख देंगे तो K इक्वल्स टू 2.303 ओवर टी की जगह हम रख देंगे 100, यहाँ पर लॉग Pi की जगह रख देंगे 0.5 और नीचे हम 2 इंटू 0.5 माइनस क्या आ गया हमारा 0.6, हमारा यहाँ पे क्या है 0.6। इस सारे एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास K की वैल्यू आ जाएगी, जो आएगी 2.2316। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन टोटल प्रेशर इज 0.65 एटमॉस्फेयर। 0.65 अगर एटमॉस्फेयर अगर हमारा इसमें टोटल प्रेशर है तो हमें रेट की कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए P टोटल अगर हमारे पास when P total is equal to 0.65 एटमॉस्फेयर। तो अभी हमने पिछले एक्सप्रेशन में देखा था कि हमने P टोटल, तो हमारे पास X की वैल्यू कैसे आती है, P टोटल माइनस P इनिशियल। तो देखिए X की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी P टोटल माइनस P इनिशियल। P टोटल हमें दिया हुआ है 0.65, P इनिशियल हमारे पास है 0.5, तो कितनी आ गई हमारे पास वैल्यू 0.15 एटमॉस्फेयर। ये हमारे पास हमारे X की वैल्यू आ गई। अब X की वैल्यू के बाद हमने उससे क्या किया था, हमने हमारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन निकाली एट टाइम t, दैट इज Pi माइनस P टोटल। ओके, तो P इनिशियल माइनस P टोटल हमने यहाँ से हमने निकाली वैल्यू। तो हम निकालेंगे, ये देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं PA इक्वल्स टू कैसे निकाला हमने, Pi प्लस X से, यहाँ से P टोटल माइनस P इनिशियल से X निकाला। अब उस X की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे तो P इनिशियल माइनस X, तो P इनिशियल हमारा P इनिशियल माइनस X। ये आ गया हमारा PSOCl2 या PA, जो हमने पिछले एक्सप्रेशन में PA लेके चला था, Pi माइनस X। तो Pi हमारा है 0.5, X हमारा आ गया 0.15, तो PSOCl2 कितना आ गया 0.35 एटमॉस्फेयर। ओके, ये हमारे PSOCl2 की वैल्यू आ गई इस एक्सप्रेशन में T टेम्परेचर, T टाइम पर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, एक्सप्रेशन लिखेंगे, रेट लॉ लिखेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू रेट इक्वल्स टू K इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ SOCl2 रेज टू पावर 1, क्योंकि कैसी है फर्स्ट ऑर्डर। तो K हमारे पास यहाँ पे हमने निकाल लिया ऑलरेडी 2.2316 इंटू 10⁻⁻3। ओके, PSOCl2 हम यहाँ से निकाल चुके इंटू 0.35, कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास रेट की वैल्यू आ जाएगी। तो इस न्यूमेरिकल में हमने कितने स्टेप किए,
पहले स्टेप में हमने K की वैल्यू निकाली, K की वैल्यू के बाद हमने X की वैल्यू निकाली विद द गिवन टोटल प्रेशर, और उससे हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ SOCl2 निकाला, और उससे फिर हमने क्या निकाली, रेट निकाली। तो मल्टी स्टेप न्यूमेरिकल है, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। इस तरीके के 1 या 2 ही क्वेश्चन हैं बट पूछे जाते हैं। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, नेक्स्ट सेगमेंट आता है हमारा। फर्स्ट ऑर्डर में हमने सॉल्यूशन में रिएक्शंस पढ़ ली, गैसियस रिएक्शन पढ़ ली, अब फर्स्ट ऑर्डर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो स्यूडो मींस फेक, ओके, जो ओरिजिनली वैसा नहीं है। तो ये वो रिएक्शंस हैं, जैसा नाम से पता चल रहा है, दे आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, ओके। ओरिजिनली दे आर हायर ऑर्डर रिएक्शन बट follows first order kinetics under certain circumstances। कौन से एग्जाम्पल हैं? 2 मेन एग्जाम्पल, हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट एंड इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है मैडम? डेफिनेशन आती है, व्हाट डू यू मीन बाय स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, गिव 2 एग्जाम्पल्स। तो ये 2 एग्जाम्पल आपको लिखने हैं, ये उसकी डेफिनेशन लिखनी है। कैसे है ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर? लेट्स सी। इथाइल एसीटेट CH3COO C2H5, ठीक है, प्लस वाटर, H प्लस की प्रेजेंस में ये हाइड्रोलिसिस हो रहा है, क्या बन जाएगा? CH3COH प्लस C2H5OH। ये हमारा हाइड्रोलिसिस हो गया। देखिए जब वाटर का एक्सेस होगा, आपको देखने से रिएक्शन कैसी लग रही है? सेकंड ऑर्डर लग रही है। इथाइल एसीटेट और वाटर 2 मॉलिक्यूल्स हैं, रिएक्शन सेकंड ऑर्डर लग रही है। बट अगर वाटर का एक्सेस हो जाता है तो रेट किस पे डिपेंड करती है? रेट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द वाटर कंसंट्रेशन, इट ओनली डिपेंड्स ऑन ethyl acetate concentration, that's why it is a pseudo first order reaction. Similarly, inversion of sugar C12H22O11 जो हमारी सुक्रोज है, हम बायोमोलिक्यूल्स में भी इसको पढ़ चुके हैं। वाटर के साथ इसका हाइड्रोलिसिस है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, और H प्लस क्या बनेगा? ग्लूकोज बन जाएगा C6H12O6, और फ्रक्टोज बन जाएगा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ये दोनों हमारे बनते हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब ये रिएक्शन भी वाटर के एक्सेस में, जब वाटर कंसंट्रेशन का एक्सेस होता है, आप बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो इस रिएक्शन की रेट भी किस पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। दैट्स वाई ये दोनों रिएक्शन कैसी हैं? अपीयर होती हैं सेकेंड ऑर्डर बट फॉलो करती हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। तो ये कैसी हैं? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हैं। नेक्स्ट सेगमेंट जो आता है क्वाइट इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। इनिशियल सेगमेंट में जब हमने फैक्टर पढ़े थे तो हमने बताया था कि जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, रिएक्शन रेट क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, एक्सीलरेट हो जाती है, केमिकल रिएक्शंस फास्ट हो जाती हैं। जनरल ऑब्जर्वेशन है कि 10 डिग्री का राइज करते हैं अगर हम टेम्परेचर में, तो रिएक्शंस रेट्स क्या हो जाती है? डबल हो जाती हैं। क्वालिटेटिव इसका अप्रोच अगर हमें देना हो, एक्सप्लेनेशन देना हो, तो देखिए स्टूडेंट, हम कर्व कंसीडर करते हैं। कर्व यहाँ पर ले लेते हैं, जिसके एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं नंबर ऑफ या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके, और एक्स एक्सिस पे हम ले लेते हैं एनर्जी, ओके, एनर्जी फैक्टर को, वेरिएबल को ले लेते हैं। अगर हम एनर्जी और नंबर ऑफ फ्रैक्शन के मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर हम कर्व ड्रॉ करते हैं, तो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर हमें कर्व कैसा मिलता है? देखिए हमें कर्व मिलता है इस तरीके का, ओके, इस तरीके का कर्व मिल रहा है। इस कर्व में देखिए जो पीक है ये बता रही है कि ये मैक्सिमम एनर्जी कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन है। बट आप देखेंगे, जो ध्यान रखने वाली बात है, इसमें ये जो एनर्जी एरिया है, ये जो पॉइंट है, इसे हम बोल रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट्स इनटू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। जिन मॉलिक्यूल्स के पास, जितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी या उससे ज़्यादा एनर्जी होती है, वो क्या करते हैं? रिएक्शन को कोऑर्डिनेट करते हैं, रिएक्शन को कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्ट में। तो ये यहाँ पे क्या होती है? इस एरिया में रिएक्शन अकर होती है, यहाँ पर कोई रिएक्शन अकर नहीं होती।
ओनली कोलिजन्स होती हैं या बाउंसिंग बैक होती हैं। क्यों? क्योंकि रिएक्शन के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके पास एनर्जी इतनी नहीं है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दें। तो रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए? एक्टिवेशन एनर्जी या उससे ज़्यादा एनर्जी चाहिए। सो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एक्टिवेशन एनर्जी और हायर देन दिस कन्वर्ट्स रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। तो ये वो एरिया है जहाँ पे रिएक्शन अकर हो रही है। ठीक है, अब हमने क्या किया? टेम्परेचर को बढ़ा दिया। अब मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, ये T1 टेम्परेचर था सपोज 25 डिग्री सेल्सियस, मैंने अब उसको कर दिया 35 डिग्री सेल्सियस। तो क्या हुआ? अब रिएक्शन कैसे मूव करेगी? कर्व की शेप क्या हो जाएगी? नाउ द शेप ऑफ कर्व इज लाइक दैट। ओके, तो इस तरीके से जब हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है? आप दो चीजें देख रहे हैं इस कर्व में कि जो कर्व का पीक है वो कैसा हो गया है? शिफ्ट हो गया है टूवर्ड्स राइट हैंड साइड। ये देखिए, ये कर्व का पीक था, अब यहाँ आ गया टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड। कर्व ब्रॉडन हो गया है, चौड़ा हो गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, द मॉलिक्यूल्स हैविंग द एक्टिवेशन एनर्जी और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी इज नाउ डबल। ये एरिया जो है, आप ये एरिया देखिए, पहले ये इतना था, अब ये इतना हो गया। ये एरिया क्या है? डबल हो गया है, जो कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट का वो फ्रैक्शन जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, नाउ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर दैट फ्रैक्शन गेट्स ऑलमोस्ट डबल्ड। ओके, ये फ्रैक्शन जो है डबल हो जाता है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स गेटिंग डबल। कौन से फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं? जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी और हायर देन एक्टिवेशन एनर्जी है, उन मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन डबल हो रहा है, इसलिए रेट क्या हो रही है? डबल हो रही है। गॉट इट? तो ये आपके पास एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। इसको समझाने के लिए कितने टेम्परेचर पर कितनी बढ़ेगी, हर बार डबल होगी, नहीं होगी, रेट कांस्टेंट के मैग्नीट्यूड में कितना चेंज आएगा, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम एक्सप्रेस करते हैं, यूज करते हैं आर्हेनियस इक्वेशन को। तो अगर टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रिएक्शन रेट पूछा जाए क्वांटिटेटिवली और मैथमेटिकली, सो इट इज गिवन बाय द आर्हेनियस इक्वेशन। क्या होती है आर्हेनियस इक्वेशन? आर्हेनियस इक्वेशन इक्वल टू, इसमें हम रेट कांस्टेंट को एक्सप्रेशन करते हैं k इक्वल्स टू a एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर माइनस e ओवर RT। ये जो इक्वेशन है ये आपकी क्या है? आर्हेनियस इक्वेशन। इटसेल्फ आर्हेनियस इक्वेशन क्या है? एक्सप्रेशन पे भी सिंपल 1 मार्क क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, MCQ में पूछा जा सकता है। तो इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। अगर हम इसका लॉग ले रहे हैं, सिंपली अगर हम इसका लॉग ले लें तो क्या हो जाएगी इक्वेशन? ln k इक्वल्स टू ln a माइनस EA ओवर RT। देखो ये इक्वेशन मेरी क्या है? y इक्वल टू mx प्लस c की कर्व है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग प्लॉट ड्रॉ करती हूँ, 1/t ले लेती हूँ मैं x एक्सिस पे और y एक्सिस पे मैं ले लेती हूँ ln k, तो मेरे पास कैसा कर्व आएगा? मेरे पास कर्व आएगा स्ट्रेट लाइन, और स्लोप क्या होगी उसकी? माइनस EA ओवर R। ओके, इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी? ln A। हो गया यहाँ पर। देखिए आर्हेनियस इक्वेशन, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रिएक्शन रेट। ठीक है, नेचुरल लॉग लिया, कर्व जो इक्वेशन आई स्ट्रेट लाइन कर्व की आई, हमने कर्व ड्रॉ किया, इस तरीके का आया। क्या इस इक्वेशन को हम फॉर्मूला में यूज कर सकते हैं? न्यूमेरिकल्स आएंगे, बिल्कुल आएंगे। आप इसको अगर न्यूमेरिकल्स में यूज कर रहे हैं तो आप लॉग नेचुरल को log 10 में बदलेंगे और एक्सप्रेशन आपका चेंज हो जाएगा माइनस EA ओवर 2.303 RT। ये जो फॉर्मूला बना, इस पे आपको अभी न्यूमेरिकल मिलेंगे। EA मिसिंग हो सकती है, A मिसिंग हो सकता है, K मिसिंग हो सकता है, कोई भी एक फैक्टर आपसे पूछा जा सकता है। आपकी टेक्सचुअल एक्सरसाइज में लास्ट के 5 to 7 क्वेश्चंस इसी इक्वेशन पे बेस्ड हैं। किसी में A पूछा गया, किसी में K, किसी में EA मिसिंग है। तो इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, हम आगे इसको देखेंगे। ओके,
अभी जो हमने आरएनएस इक्वेशन ली थी, हम टेम्परेचर डिपेंडेंस देख रहे हैं, तो देख लेते हैं अलग अलग टेम्परेचर पर इक्वेशन कैसे चेंज होती है और उससे रेशियो कैसे निकलता है। तो टेम्परेचर T1 पर अगर मैं इस इक्वेशन को ln k को ln जो इक्वेशन है हमारी लॉग नेचुरल वाली, उसको अलग टेम्परेचर पर लिखती हूँ तो क्या हो जाएगी, ln k1 इक्वल्स टू ln a माइनस EA ओवर RT1। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अगर टेम्परेचर 2 पे ले रही हूँ तो रेट कांस्टेंट K2 हो जाएगा, आर्हेनियस कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, EA फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन एज इट इज, टेम्परेचर T2 और इक्वेशन का नंबर हो गया 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दो, क्या हो जाएगा, ln K2 माइनस ln K1। ओके, इक्वेशन 1 क्या थी, EA अपॉन 2 में से माइनस करना है RT2 माइनस ln A EA ओवर RT1 हो गया। ओपन करेंगे तो ln A कैंसिल हो जाएंगे। देखिए कैसे कैंसिल होते हैं, ये कैंसिल आउट हो गए। इक्वेशन में EA ओवर RT हमने कॉमन ले लिया, ये हमारे पास आ गया 1/T1 माइनस 1/T2 और सॉल्व किया। यहाँ पे ln K2 माइनस K1 को ln K2 ओवर K1 लिख दिया बाय द लॉग प्रॉपर्टीज। ओके, तो हमारा एक्सप्रेशन कैसे चेंज हुआ, EA ओवर R T1 T2 यहाँ T2 माइनस T1, ये आ गई हमारी इक्वेशन फॉर द इफेक्ट ऑन रेट कांस्टेंट ऑन डिफरेंट टेम्परेचर्स। दो अलग अलग टेम्परेचर T1 T2 पे अगर आपने दो अलग अलग टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट मेजर किए तो क्या चेंज आएगा वो हम यहाँ से निकालेंगे। तो अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव्स। 3 मार्क 5 मार्क का क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जाता है। फॉर्मूला अगर हमें न्यूमेरिकल्स में यूज करना है, लॉग नेचुरल को हमें लॉग में बदलना पड़ेगा। फॉर्मूला विल बी यूज log K2 ओवर K1 इक्वल्स टू EA ओवर 2.303 R, क्योंकि हमने यहाँ पे 2.303 की मल्टीप्लाई की वो यहाँ नीचे आ गया, और T2 माइनस T1 ओवर T1 T2। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया फॉर द न्यूमेरिकल्स, जिसपे आपको K2 K1 T1 T2 दो अलग अलग टेम्परेचर दिए हो सकते हैं, रेट कांस्टेंट की वैल्यू पूछी जा सकती है, EA की कोई भी एक फैक्टर यहाँ पे मिसिंग हो सकता है और उस पर हम न्यूमेरिकल्स पूछ सकते हैं, करने हैं हमें। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए ये रहा हमारे पास एग्जांपल, रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन एट 500 केल्विन। ये टेम्परेचर T1 हो गया, ये हमारे पास टेम्परेचर T2 हो गया, उस पर रेट कांस्टेंट 500 कांस्टेंट पे 500 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट है हमारा, तो ये K1 है, और ये हमारा 700 टेम्परेचर पर है तो ये K2 है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ EA एंड A। ओके, गिवन में यहाँ पर दोबारा नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रही हूँ, आपको गिवन सारे लिखने हैं, मैंने इंटरप्रेट कर दिए हैं। log K2 ओवर K1 इक्वल टू, अभी हमने देखा था 2.303 EA ओवर 2.303 EA ओवर 2.303 R T2 माइनस T1 ओवर T1 T2। ये फॉर्मूला आपके पास है। इस फॉर्मूले में आपके पास K2 की वैल्यू भी है, K1 की वैल्यू भी है, T2 और T1 की वैल्यू भी गिवन है। R की जगह आप रखेंगे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। क्यों रखी हमने ये वैल्यू, क्योंकि आपको टेम्परेचर केल्विन्स में दिए हुए हैं, एक्टिवेशन एनर्जी आप निकाल लेंगे कैलकुलेट करके, यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी आपकी एक्टिवेशन एनर्जी की इन जूल्स, क्योंकि आपने यहाँ पे जूल में रखा है। ओके, जब आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी आ गई, फिर आपको क्या यूज करना है, आर्हेनियस इक्वेशन यूज करनी है, जो आपके पास है log K इक्वल टू log A माइनस EA ओवर 2.303 R। ओके,
आप कोई भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ले लीजिए, उस पर K की वैल्यू ले लीजिए, EA की वैल्यू यहाँ से आप पुट करेंगे, R की वैल्यू वही रखनी है, log A की वैल्यू और log A की वैल्यू आ जाएगी, उसका एंटी लॉग लेंगे तो आपके पास A की वैल्यू आ गई। स्टेप समझ में आए? पहले EA की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, फिर आपको आर्हेनियस इक्वेशन लगानी है, इसमें आपको K 500 केल्विन का लगाएंगे, T आप 500 लगाएंगे तो K की वैल्यू 0.02 रखेंगे। अगर T आपने 700 रखा है तो K की वैल्यू आप 0.07 रखेंगे। जैसा टेम्परेचर लिया उसके अकॉर्डिंग K की वैल्यू रखिए, EA की वैल्यू ये रखिए, 2.303, R की वैल्यू रखिए, log A आ जाएगा, एंटी लॉग लेने पर A की वैल्यू आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। हमने फैक्टर्स में देखा था कि कैटलिस्ट भी रिएक्शन रेट को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो क्या होते हैं कैटलिस्ट? कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज। खुद केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, बट स्टिल वो रिएक्शन रेट को बढ़ा देता है। तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, ठीक है, और ये हमारे पास एनर्जी पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर हम ले लेते हैं। तो देखिए, अगर मैं कोई रिएक्टेंट ले रही हूँ, यहाँ से रिएक्टेंट है, तो ये मेरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ये एक जनरल रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए, बीच में हमारा एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर बना है, यहाँ पे एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स। तो ये जो एनर्जी है वो एक्टिवेशन एनर्जी है। ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट या ये कर्व आ रहा है मेरा विदाउट कैटलिस्ट, जब मैंने कैटलिस्ट को यूज नहीं किया। अब अगर मैंने कैटलिस्ट को यूज किया तो कर्व की शेप कैसे चेंज हो जाती है। देखो, अगर मैं कैटलिस्ट को यूज करती हूँ तो नाउ द कर्व इज लाइक दिस। अब ये क्या है, विद कैटलिस्ट। क्या चेंज आपको दिख रहा है डियर स्टूडेंट? आप देख सकते हैं, जब हमने विद कैटलिस्ट लिया तो क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी जो है नाउ इट इज डिक्रीज्ड। आप बड़े पाथ से ना जाके छोटे पाथ से जा रहे हैं। तो आपने देख लिया, कैटलिस्ट इज प्रोवाइडिंग अल्टरनेट पाथ, इट इज प्रोवाइडिंग अल्टरनेट पाथ। कैसा है वो पाथ? विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, बहुत थोड़ी है। ओके, पहले के कंपैरिजन में उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर छोटा हो गया। ओके, दूसरी बात ध्यान रखने वाली कि जो कैटलिस्ट है वो डेल्टा जी को कभी इफेक्ट नहीं करता। जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होंगी उस पर ही वो ही रिएक्शंस कैटेलाइज होंगी, जो नॉन स्पॉन्टेनियस होंगी वो कैटेलाइज नहीं होती बाय द कैटलिस्ट। देन तीसरी बात जो ध्यान रखने वाली है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को कैटलिस्ट कभी ऑल्टर नहीं करता, डज नॉट ऑल्टर। ओके, ये क्या करता है, कैटलिस्ट क्या करेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों को सेम एक्सटेंट तक कैटेलाइज करेगा। तो उससे क्या होगा, सेम एक्सटेंट तक कैटेलाइज करने से क्या होगा, रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम है वो जल्दी अटेन जल्दी हो जाएगा, बट उसके मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सारे फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। ये असर्शन रीजन के ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट आप डिस्क्राइब करते हैं एज अ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, तब भी आपको ये कर्व बनाना है और इस तरीके से इन पॉइंट्स को अपने आंसर में इंक्लूड करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं लास्ट सेगमेंट ऑफ चैप्टर, कॉलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसने दी थी कॉलिजन थ्योरी? मैक्स स्ट्रॉर्स एंड विलियम लुइस ने। कॉलिजन थ्योरी नाम से ही पता चलता है कि कहीं ना कहीं कॉलिजन्स पे बेस्ड होगी। तो मैक्स स्ट्रॉर्स और विलियम लुइस कहते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर थ्योरी द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर हार्ड स्फीयर। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, हार्ड स्फीयर हैं, और रिएक्शन कब कंप्लीट होगी, जब वो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे, उनके बीच में कॉलिजन होगी। तो रिएक्टेंट्स आर हार्ड स्फीयर एंड रिएक्टेंट इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट बाय द कोलिजन्स बिटवीन द रिएक्टेंट्स। ओके, दो कीवर्ड आपके पता हो गए। अब जितनी ज्यादा कोलिजन्स होंगी उतनी रिएक्शन
फास्ट होगी उतना जल्दी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेगा, ऐसा उनका अर्लियर पर्सपेक्टिव था। और उसी के बेसिस पे उन्होंने एक टर्म दी थी कोलिजन फ्रीक्वेंसी, दैट इज नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम। जो रिएक्टेंट हमने लिया है सॉल्यूशन के, उसके पर यूनिट वॉल्यूम में जितनी ज्यादा कोलिजन हो रही हैं उसको, जितनी कोलिजन्स हो रही हैं उसको कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं। जितनी ज्यादा कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगी उतनी रेट ज्यादा होगी, अकॉर्डिंग टू द रेट एक्सप्रेशन गिवन बाय द कोलिजन थ्योरी। रेट इक्वल्स टू ZAB एक्सपोनेंशियल माइनस EA ओवर RT। तो ये ZAB क्या है, अगर कोई बायोमोलिकुलर रिएक्शन है तो A और B के बीच में जो कोलिजन हो रही है उसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, ZAB। ओके, तो ये हमारी जितनी ज्यादा होगी उतनी रिएक्शन रेट उस रेस्पेक्ट में बढ़ेगी। बट लेटर ऑन उन्होंने पाया कि हर कोलिजन क्या होती है, रिजल्ट नहीं करती प्रोडक्ट में, ओनली इफेक्टिव कोलिजन्स जो होती हैं वो प्रोडक्ट में रिजल्ट करती हैं। तो इफेक्टिव कोलिजन्स क्या होती हैं, जब मॉलिक्यूल्स के पास, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होती है और एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होता है। प्रॉपर ओरिएंटेशन में अगर वो कोलाइड करते हैं तभी रिएक्टेंट और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, अदरवाइज वो क्या होंगे, सिंपली बाउंस बैक होंगे, रिएक्शन अकर नहीं होती। तो हर कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन नहीं है, इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगी तो रिएक्शन नहीं होगी। ओके, तो अब उन्होंने अपने रेट एक्सप्रेशन में क्या किया, एक करेक्शन डाला, दैट इज रेट इक्वल्स टू PZAB एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर माइनस EA ओवर RT। तो ये P क्या है, इट इज प्रोबेबिलिटी और स्टेरिक फैक्टर और ओरिएंटेशन फैक्टर। इट मीन्स कोलिजन में ओरिएंटेशन का भी रोल आ गया। तो जो कोलिजन्स इन दोनों कंडीशंस को फॉलो करेंगी इफेक्टिव कोलिजन्स होंगी और वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगी। लास्ट में आ जाते हैं कि इस थ्योरी का ड्रॉबैक क्या है। जो इसका इनिशियल पर्सपेक्टिव था वही इसका ड्रॉबैक है कि ये थ्योरी क्या करती है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को हार्ड स्फीयर में कंसीडर करती है और उनके ओरिजिनल स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट को इग्नोर करती है। हर मॉलिक्यूल, हर रिएक्टेंट सिर्फ हार्ड स्फीयर नहीं होता, उनके अपने स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स, कंसिडरेशंस होते हैं, उन सबको ये थ्योरी इग्नोर करती है। यही इस थ्योरी का ड्रॉबैक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरी पार्ट ऑफ एंड न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। स्टिल फॉर द रिविजन पर्पस, फॉर द ब्रश अप, नाउ इट्स टाइम टू ट्रेन योर ब्रेन। फर्स्ट क्वेश्चन, अ रिएक्शन इन्वॉल्विंग टू डिफरेंट रिएक्टेंट्स कैन नेवर बी। कैन नेवर बी मतलब नहीं हो सकती। यूनिमोलिकुलर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, बायोमोलिकुलर। तो देख के ही पता चल रहा है कि ये ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि कभी भी दो डिफरेंट रिएक्टेंट को इंक्लूड करने वाली रिएक्शन यूनिमोलिकुलर नहीं होती, वो हमेशा बायोमोलिकुलर होगी बाय द डेफिनेशन। सेकेंड ऑर्डर वो हो सकती है, नहीं भी हो सकती। फर्स्ट ऑर्डर वो हो सकती है, नहीं हो सकती, एक्सपेरिमेंटली उसके डिटर्मिनेशन पर पता चलता है, बट बाय फैक्ट वो यूनिमोलिकुलर नहीं हो सकती। हाई प्रेशर फॉलोइंग रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गई अमोनिया का डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर नॉट करेक्ट फॉर दिस रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ कांस्टेंट, ये डिपेंड, ये फैक्ट सही है क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी। सो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। तो देखिए यही पहला हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया कि जीरो ऑर्डर है तो अमोनिया की कंसंट्रेशन पर ये रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगी। तो नेक्स्ट फैक्टर्स हम देख भी सकते हैं, नहीं तो हमें अपना आंसर मिल चुका है। आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम द रेट कांस्टेंट। ऑर्डर डिटरमिन करना है रेट कांस्टेंट से, तो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि हमें वैल्यू से कुछ लेना देना नहीं, हमें क्या करना है, यूनिट से लेना है। लीटर पर मोल पर सेकेंड, इस यूनिट को देख के हम पता लगा सकते हैं ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट यूनिट ऑर्डर है। ये हमारा ऑप्शन हो गया डी करेक्ट। ऑलरेडी हम इसको डिटेल में कर चुके हैं, आप देख सकते हैं वहां पर। ऑल रेडियो एक्टिव डिकम्पोजिशन, रेडियो एक्टिव डीके कब हमेशा, चाहे वो नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल, कैसे होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। अ लार्ज इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर अ राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन रेट में इंक्रीज किस लिए होता है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कोलिजन्स। उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, उनकी कोलिजन्स बढ़ जाती है, इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ने के कारण उनकी रिएक्शन रेट भी बढ़ जाती है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर काइनेटिक्स,
केमिकल काइनेटिक्स। नाउ इट्स टाइम फॉर गुरु मंत्रा। आज का गुरु मंत्रा क्या है देखिए स्टूडेंट्स, सफलता भी उसकी तरफदार होती है, मेहनतें जिसकी वफादार होती हैं। ट्रू एफर्ट्स, ट्रू और ऑनेस्ट एफर्ट्स हमेशा सक्सेस की तरफ लेकर जाते हैं। तो मन से मेहनत करिए, ऑनेस्टी से मेहनत करिए, आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।